51-60। हालांकि वह एक छिपी हुई अवस्था में था, फिर भी युनचे ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से घुमावदार रास्ते से गुफा के पास पहुंचा। अपेक्षाकृत बड़े समकोण पर चलने के बाद युनचे के पैर लाल रंग की जमीन पर पड़े। उसके पैरों से एकाएक झुलसने की अनुभूति हुई और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे एक लौ के ऊपर खड़े होने का भयानक एहसास हुआ। यह फ्लेम ड्रैगन कम से कम 100 साल से यहाँ मौजूद था। इसकी ज्वाला ऊर्जा ने लंबे समय तक इस स्थान को अग्नि तत्वों की दुनिया में बदल दिया था। उसकी वर्तमान स्थिति उस जगह से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर थी जहां फ्लेम ड्रैगन और बर्निंग हेवन कबीला जमकर लड़ रहे थे, और यह पहले से ही एक खतरनाक दूरी थी। उनकी लड़ाई के बाद यहां तक से पहुंचा जा सकता है। युनचे के कदम सावधान थे, लेकिन वह धीमा नहीं हुआ। मो ली ने कहा कि यह फ्लेम ड्रैगन जाहिर तौर पर अपनी ताकत छिपा रहा था। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता और बर्निंग हेवन स्कूल के 5 को मार देता तो वह अपनी जान भी गंवा सकता था। अराजकता से लाभ उठाना तो दूर की बात है। हालांकि सबसे अधिक सुकून देने वाली बात यह थी कि फ्लेम ड्रैगन स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उसके निवास स्थान को नुकसान पहुंचे। न केवल जानबूझकर खुद को दूर कर रहा था, बल्कि हमले को इस दिशा में पहुंचने से रोकने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। जब युनचे ने गुफा के उत्तर की ओर चक्कर लगाया तो वह तनाव में आ गया और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। वह गुफा के और करीब आ रहा था। कुछ दर्जन सांसों के बाद वह गुफा से करीब 100 फीट की दूरी पर ही था। रास्ते में कोई खतरा नहीं था। लक्ष्य हाथ के करीब था। हालांकि इस समय कुछ मील के आसपास के क्षेत्र को कवर करते हुए आग की लपटों का एक बड़ा पैच अचानक आसमान से उतर गया। ये लपटें बड़ी नहीं थीं और इनमें ज्यादा मारक क्षमता नहीं थी, लेकिन ये बेहद घनी थीं। उनमें से एक सीधा युनचे के शरीर पर गिरा। तुरंत युनचे की कमीज तेजी से जल गई। हमला होने के बाद स्टार कंसीलिंग पिल का असर गायब हो गया। सौभाग्य से युनचे की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। वह जल्दी से अपनी बाईं ओर एक शिलाखंड के पीछे भाग गया और अपनी शर्ट पर लगी आग को बुझा दिया। उनकी भौहें पूरी तरह टेढ़ी हो गई थीं। ओह तेरी! स्टार कंसीलमेंट पिल का छिपाव प्रभाव तब गायब हो जाएगा जब उस पर हमला किया जाएगा या दूसरों द्वारा छुआ जाएगा। यदि वह चट्टान के पीछे से बाहर आया तो उसे आसानी से खोजा जा सकेगा, चाहे वह गुफा में घुसे या अपने मूल स्थान पर पीछे हटे। अगर वह यहाँ छिपा होता तो बर्निंग हेवन स्कूल के लोगों को हराकर लौटने पर यान लॉन्ग भी उसे तुरंत खोज लेता। इस बार वह व्यावहारिक रूप से निश्चित मृत्यु की स्थिति में चल रहा था। बूम! एक फ्लेम ड्रैगन अचानक आसमान से उतरा और युनचे के सामने 100 मीटर से भी कम दूरी पर जमीन से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ फ्लेम ड्रैगन में विस्फोट हो गया, जिसके साथ एक आकाश उच्च लौ और भयानक रूप से उच्च तापमान आया जिसने चट्टानों को लगभग पिघला दिया। जैसे ही लपटें फूटी, युनचे, जो बोल्डर के पीछे था, ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक अवसर, अगले ही पल युनचे शिलाखंड के पीछे से निकल गया जैसे धनुष से निकला तीर। शानली पूरी तरह से मुक्त हो गया था, अपनी अधिकतम गति से गुफा में घुस गया। आसमान छूती लौ ने यान लॉन्ग और बर्निंग हेवन स्कूल के लोगों की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। भारी ऊर्जा उतार चढ़ाव उसकी कमजोर जुआनली को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वे निश्चित रूप से एक भयंकर युद्ध के बीच विचलित होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए युनचे ने साहसपूर्वक अपने सभी जुआनली को रिहा कर दिया। वर्तमान युनचे के लिए कई दसियों मीटर की दूरी निस्संदेह जीवन और मृत्यु का मार्ग थी। उसने अपनी आंखों के कोने से धीरे धीरे गायब होने वाली लपटों को देखा, अपने दांतों को कसकर पकड़ लिया और कामना की कि वह अपनी सारी इच्छाशक्ति अपने पैरों में डाल सके। इस रोमांचकारी स्थिति में समय अचानक धीमा सा लगने लगा। गुफा का द्वार भी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। आखिरी दूरी पर उसने हवा के एक झोंके में जमकर चूसा, दोनों पैरों से जमीन को धक्का दिया और मछली की तरह उसने गुफा में छलांग लगा दी। जिस क्षण वह गुफा में चमका, लौ पूरी तरह से गायब हो गई। यान लॉन्ग और 5 स्काई हुआन विशेषज्ञों के बीच भयंकर युद्ध का दृश्य एक बार फिर उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। गुफा के प्रवेश द्वार के किनारे पर उबलते गर्म शिलाखंड के पीछे खड़े होकर युनचे जोर से हाँफने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसका चेहरा गर्मी या उत्तेजना से लाल हो गया था। ओफ! मैं अंत में अंदर आ गया हूँ। युनचे ने अपनी छाती को थपथपाया और डर के मारे खुद से बुदबुदाया। अपने आप को शांत करने के बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी और गुफा के भीतरी भाग में चला गया। यान लॉन्ग का शरीर विशाल था, इसलिए वह जिस गुफा में रहता था वह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से विशाल थी। युनचे ने अपनी सतर्कता बढ़ाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। यहाँ का तापमान बाहर की तुलना में काफी अधिक था। युनचे के हर कदम के साथ जमीन पर बड़ी मात्रा में पसीना बिखर जाता था। जिस क्षण पसीना जमीन पर उतरता, वह चींची की कोमल ध्वनि के साथ सफेद भाप में बदल जाता। यह गुफा कितनी गहरी थी यह अज्ञात था। जैसे जैसे युनचे धीरे धीरे और गहरा होता गया, प्रकाश भी धीरे धीरे मंद होता गया। 100 कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उसके सामने एक लाल बत्ती दिखाई दी। युनचे के कदम एक पल के लिए रुके, इससे पहले कि उसने अपनी गति तेज की और चल दिया। जब उसने स्पष्ट रूप से इस लाल बत्ती के स्रोत को देखा तो उसकी आंखों ने तुरंत एक झुलसाने वाली चमक छोड़ी। फायर स्पिरिट ग्रास। एक परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास लगभग 7 इंच लंबा था। इसका प्रकंद बहुत उथला था और इसमें आमतौर पर 9 पत्तियां होती थीं। यह अंधेरे में एक उग्र प्रकाश का उत्सर्जन करेगा और केवल उन जगहों पर बढ़ेगा जहां अग्नि तत्व सघन, सक्रिय और शुद्ध था। इस प्रकार यह अत्यंत दुर्लभ था।
उसी समय फायर स्पिरिट ग्रास की वृद्धि बहुत धीमी थी। इसके परिपक्व होने में अक्सर 10 साल से अधिक का समय लगेगा। इससे एक परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास का मूल्य भी बहुत अधिक हो गया। फायर स्पिरिट ग्रास को अपने आप फायर स्पिरिट पिल में परिष्कृत किया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा इसका सेवन करने के बाद वे एक निश्चित अवधि के लिए अग्नि तत्व के प्रति काफी हद तक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा यह अस्थायी रूप से शैनली को उनकी गहरी नसों में आग की विशेषता में बदल सकता है। इसके अलावा इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, जैसे कि शरीर को जलाना। शैंज के लिए, जिसने आग की विशेषता गहन कलाओं की खेती की, इसके प्रभाव और भी अधिक अथाह थे, और यह शायद ही कभी देखा गया और बेहद मूल्यवान फायर स्पिरिट ग्रास वास्तव में 200 से 300 डंठलों के एक पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा था। इसके अलावा उनमें से लगभग 1/4 परिपक्व अवस्था में थे। पीछे एक बड़ा क्षेत्र था जिसमें केवल उसका प्रकंद बचा था। यह स्पष्ट था कि ये फायर स्पिरिट ग्रास फ्लेम ड्रैगन का भोजन थे। फायर स्पिरिट ग्रास के कीमती होने का एक और कारण यह था कि इसकी कटाई और भंडारण करना आसान नहीं था। अगर कोई सावधान नहीं होता तो अंदर की अग्नि आत्मा पूरी तरह से बाहर निकल जाती। लेकिन यूनचे के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और पहले से ही परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास को पागलों की तरह पकड़ लिया। उन सभी को स्काई पॉइजन पल में आसानी से संग्रहित किया गया था। फायर स्पिरिट ग्रास के किसी भी यादृच्छिक डंठल को अपेक्षाकृत उच्च कीमत पर बाहर बेचा जा सकता है, लेकिन इस समय उन्हें बड़ी मात्रा में यूनचे द्वारा बंदगोभी की तरह काटा जा रहा था। बहुत जल्दी 50 से अधिक परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास स्काई पॉइजन पल में जमा हो गए। यूनचे ने उनमें से एक को भी नहीं छुआ जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और चुपके से अपने दिल में कहा, मैं अमीर हूं। अगर मैं इन्हें एक मध्यस्थ के माध्यम से बनिंग हेवन स्कूल को बेचता तो यह कितनी बड़ी आय होती। तो मुझे खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यूनचे ने फायर स्पिरिट ग्रास का एक डंठल निकाला और इसे जल्दी से परिष्कृत करने के लिए स्काई पॉइजन पल का इस्तेमाल किया। स्काई पॉइजन पल के शोधन के प्रकाश में द फायर स्पिरिट ग्रास जल्दी से मुरझा गई। अंत में यह एक बहुत छोटी रूबी जैसी वस्तु में बदल गया। यूनचे ने सोचा भी नहीं और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। एक झुलसा देने वाली सनसनी उसके मुंह से होते हुए उसके शरीर के अंदर तक घुस गई। उसके बाद यह जलन तेजी से उसके शरीर के अंदर से फैल गई और पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर यह झुलसा देने वाला एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। आसपास की जगह भी अचानक से कम झुलसने लगी। यूनचे के शरीर पर गर्म पसीना भी बहना बंद हो गया और घुटन और गर्मी का एहसास बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। यूनचे का शरीर तुरंत काफी शिथिल हो गया। गुफा अभी भी अंत तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसने अपने कदम तेज किए और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने एक विशाल चट्टान का घोंसला दिखाई दिया। इसके आकार और आकार से यह स्पष्ट रूप से फ्लेम ड्रैगन का सामान्य विश्राम स्थल था। लेकिन जिस बात ने यूनचे को निराश किया वह यह था कि इस फ्लेम ड्रैगन का घोंसला अपेक्षाकृत साफ था। घोंसले को बनाने वाली चिलचिलाती चट्टानों के अलावा और कुछ नहीं था। गड़गड़ाहट। बाहर से अचानक एक बड़ी कर्कश आवाज आई। इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में खड़े होकर यूनचे हवा की झुलसाने वाली लहर को अपनी ओर दौड़ते हुए महसूस कर सकता था। फ्लेम ड्रैगन की भारी आवाज बाहर से आई, अज्ञानी और लालची मनुष्य, अपने लायक सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद बनिंग हेवन स्कूल से लोगों की घबराई हुई आवाजें। क्या हो रहा है? इसकी ताकत अचानक क्यों? यह फ्लेम ड्रैगन स्काई प्रोफाउंड बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक एम्परर प्रोफाउंड बीस्ट है। यह हमें इस जगह पर लुभाने के लिए अपनी ताकत छिपा रहा था। अरे नहीं, सूचना गलत थी। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। मोली की बातें पूरी तरह सच हो गई थीं। फ्लेम ड्रैगन वास्तव में अपनी ताकत को छुपा रहा था और इस समय उसने आखिरकार अपनी असली ताकत जारी कर दी थी। बनिंग हेवन स्कूल के लोगों की घबराहट भरी चीखों के बीच धरती कांपने लगी। यहां तक कि पूरी स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज भी कांप रही थी। यूनचे का दिल बुरी तरह कांप उठा। फ्लेम ड्रैगन ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब यह भी था कि लड़ाई खत्म होने वाली थी। अगर उसने अभी नहीं छोड़ा तो शायद उसे अब जाने का मौका न मिले। 50 परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास, यह पहले से ही एक बड़ी फसल थी। यूनचे ने अब और संकोच नहीं किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। हालांकि अभी वह 3 कदम ही बढ़ा था कि अचानक उसका दिल उछल पड़ा। उसके कदम भी एक कर्कश गति से रुक गए। आप किस लिए रुक रहे हैं? यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो क्या आप फ्लेम ड्रैगन की प्रतीक्षा करने जा रहे हैं जो आपको जलाकर राख कर देगा? मोली ठंडेपन से चिल्लाया। यूनचे ने मोली की बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुड़ा, उसका हाथ उसकी छाती से लगा हुआ था और खाली पत्थर के घोंसले को घूर रहा था। यह फिर से महसूस हो रहा था और इस बार यह बहुत बहुत करीब था। क्या बात है जो मुझे बुला रही है? यूनचे ने पूरी गति से नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह एक बार फिर से पत्थर के घोंसले की ओर चला जब तक कि वह घोंसले के अंदर नहीं पहुंच गया। और इसी समय उनके दिल की धड़कन भी अचानक तेज हो गई। यह क्या है? इस अजीब लाल रंग के मोती को पकड़ते हुए यूनचे ने आश्चर्य से पूछा। भले ही उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन वह इसके वजन या तापमान को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका।
इसकी चमक मंत्रमुग्ध करने वाली और प्रज्वलित करने वाली थी। ये एक सुर्ख लाल रंग था जो अधिक परिचित नहीं हो सकता था, फिर भी इसने युनचे को एक अजीब सा एहसास दिया कि उसने इस रंग को पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल अब बेतहाशा नहीं धड़क रहा था, लेकिन उसकी गहरी नसें अचानक हिंसक रूप से हिल गईं। अचानक उसके पूरे शरीर की रक्तवाहिकाएं भी हल्की सी उबलने लगीं। इस समय एक और अजीब भावना ने भी युनचे के दिल पर हमला किया। उसे यकीन था कि उसने इस लाल रंग के मोती को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने इसे अपने हाथ में लिया तो उसे बहुत स्थिर एहसास हुआ, जैसे कि यह कुछ ऐसा हो जो मूल रूप से संबंधित हो उसके पास और अंत में उसके पास लौट आया था। यह राजकुमारी नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन यह राजकुमारी पुष्टि कर सकती है कि आप निश्चित रूप से मर चुके हैं। स्काई पॉइजन पल के भीतर मोली की आवाज कम हो गई और उसके छोटे चेहरे पर अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। उसने कई बार युनचे को मना करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बार बार जोखिम उठाने से नहीं रोक पाए। अंत में वह अभी भी इस कदम के लिए मजबूर थी। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसका जीवन युनचे से जुड़ा हुआ था, तो वह वास्तव में इस लापरवाह और साहसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए अपने छोटे हाथों का उपयोग करना चाहती थी, जो इस तथाकथित अवसर के लिए अपनी जान भी दे सकता था, मौत के घाट उतार सकता था। जैसे ही मोली की आवाज गिरी, दुनिया को हिला देने वाले अजगर की दहाड़ अचानक गुफा के बाहर से आई। दहाड़, नीच मनुष्य, तो तुम जो खोज रहे थे वह वास्तव में इस राजा का खजाना था। तुम नीच कमीनो, अक्षम्य, अक्षम्य। स्काई प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर पर भी 10 लोग सबसे निचले स्तर के सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, अकेले 10वें स्तर पर और 4 स्काई प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर। फ्लेम ड्रैगन के अपनी असली शक्ति के साथ फटने के बाद पलक झपकते ही बनिंग हेवन स्कूल के 5 लोग पहले से ही एक हताश स्थिति में मजबूर हो गए। न केवल ड्रैगन के आकार की लपटें अतुलनीय रूप से गर्म थीं, बल्कि उनके पास एक विशाल फाड़ने वाला बल भी था, जो धीरे धीरे बनिंग हेवन स्कूल के 5 लोगों को मौत के भंवर में खींच रहा था। बनिंग हेवन स्कूल के 5 मास्टर्स के चेहरे पर निराशा के भाव थे। हालांकि इस समय यान लॉन्ग अचानक पागल हो गया। उसके पूरे शरीर से एक भयावह क्रोध निकला और उसने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली। दहाड़ के बीच 10 मीटर के व्यास वाली आग की एक बड़ी गेंद 5 लोगों की ओर धंस गई, जिससे वे एक साथ दयनीय रोने लगे। हालांकि फ्लेम ड्रैगन ने हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली, उस गुफा की ओर बढ़ते हुए जिसमें वह बड़े रोष के साथ आराम कर रहा था। बनिंग हेवन स्कूल के 5 विशेषज्ञ आग की लपटों से बुरी तरह बच निकले। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग डिग्री की चोटें लगी थीं। उनके बाल, दाढ़ी और कपड़े ज्यादातर जल गए थे। फ्लेम ड्रैगन को अचानक पीछे हटते देख वे अभी भी सदमे की स्थिति में थे। क्या हुआ? यह अचानक वापस क्यों भाग गया? एक व्यक्ति ने सांस फूलते हुए कहा। इसकी आवाज से ऐसा लगता है कि जब यह हमसे लड़ रहा था तो किसी ने इसके घोंसले में घुसने का मौका ले लिया। अब इसकी परवाह करने की क्या बात है? जल्दी से पीछे हटो। हम में से कुछ वास्तव में सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट को भड़काने आए थे, फिर भी हम जीवित हैं। यह ऐसा है जैसे हमने अपना जीवन मुफ्त में उठाया। उद्धरण चिन्ह। संक्षेप में, चलो जल्दी चलते हैं। बनिंग हेवन स्कूल के 5 विशेषज्ञों की अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। अपनी ताकत बटोरकर वे जितनी तेजी से पीछे हट सकते थे पीछे हट गए, यहां तक अपने सिर को पीछे करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। इस समय उनके दिल में विचार पूरी तरह से समान थे। एक बार जब वे बनिंग हेवन स्कूल में लौट आए तो वे निश्चित रूप से उस साथी को पीटेंगे जिसने कहा था कि यह फ्लेम ड्रैगन एक उच्च स्तरीय स्काई प्रोफाउंड बीस्ट था। गुफा के भीतर युनचे को पहले ही बड़े खतरे का आभास हो गया था। उसकी भौहें तन गईं और उसने और देर करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी तेज गति का प्रयोग करते हुए बाहर निकल गया। हालांकि वह अभी आधा भी नहीं चला था कि सामने से एक गगनभेदी गर्जना आई। हवा की झुलसाने वाली लहर के साथ गुस्से की एक राजसी लहर उसकी ओर बढ़ी। पूरी गुफा की दीवारें और जमीन हल्की सी कांप रही थी। कुछ ही समय बाद फ्लेम ड्रैगन का विशाल सिर युनचे की नजर में दिखाई दिया। युनचे की आभा इतनी कमजोर थी कि फ्लेम ड्रैगन एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। जब उसने उसके हाथ में लाल रंग का मोती देखा तो उसकी विशाल आंखों से एक उग्र प्रकाश निकला। दुस्साहसी मानव, तुम वास्तव में इस राजा के खजाने का लालच करने की हिम्मत करते हो। इस राजा के क्रोध को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। ओह तेरी! युनचे चौंक गया। वह जल्दी से शांत हो गया और बचने का उपाय सोचने लगा। बेशक उसके हाथ में मोती आज्ञाकारी रूप से लौटाया जाना चाहिए। हालांकि इस फ्लेम ड्रैगन ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक शक्तिशाली सेना ने पहले ही उसे मजबूती से जकड़ लिया था। अगले सेकंड में वह जलकर राख हो जाएगा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो इस राजकुमारी के लिए रुकें। जैसे ही मौत की छाया उतरी, आकाश से अचानक एक कोमल और ठंडी चीख निकली। उसी समय एक भयानक दबाव, जैसे कि आकाश गिर रहा था और पृथ्वी डूब रही थी, ने पूरे फ्लेम ड्रैगन की गुफा को ढंक दिया। फ्लेम ड्रैगन की हरकतें रुक गईं। इस अत्यधिक दबाव में उसका शरीर वास्तव में अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इसने अपना ड्रैगन सिर उठाया और लाल बालों वाली लड़की को देखा जो कहीं से भी बाहर आकाश में दिखाई दी थी। उसकी विशाल आंखों में गुस्सा पहले ही पूरी तरह सदमे और भय में बदल चुका था। इस देवी के शरीर से निकली शक्ति और आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी कल्पना से भी परे थी। इस शक्ति और दबाव के सामने यह एक चींटी के रूप में महत्वहीन महसूस करता था जिसे किसी भी समय नष्ट कर दिया जा सकता था। उसका अजगर का मुंह खुल गया और जो आवाज निकली वह एक बेकाबू कांप रही थी। तुम कौन हो?
आपके पास इस राजकुमारी का नाम जानने की योग्यता नहीं है, मोली ने बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी जो ब्लेड की तरह तेज थी। आपकी यह गुफा, हम इसे चाहते हैं। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो तुरंत इस राजकुमारी की दृष्टि से गायब हो जाएं। युनचे ने मोली को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसका दिल भी झटके से फट गया। इस छोटी लड़की की शक्ति और दबाव ने वास्तव में इस सम्राट गहरे जानवर को हिला दिया था। उसका जुआनली स्तर किस स्तर का था। हालांकि इस समय उन्होंने अचानक पाया कि फ्लेम ड्रैगन का पूरा शरीर कांपना बंद कर दिया था। हे, फ्लेम ड्रैगन हंसा। यह राजा समझता है तुम दो चालाक इंसान केवल झांसा दे रहे थे। हालांकि इस राजा को नहीं पता कि आपने ऐसा आश्चर्यजनक दबाव बनाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि यह राजा आप लोगों की तरह मूर्ख होगा? उद्धरण चिन्ह। मोली की भौहें अचानक तंग गईं। तुम चाहते हो मरना? बेशक यह राजा मरना नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों के साथ तुम अब भी इस राजा को नहीं मार सकते। फ्लेम ड्रैगन ने उपहास भरे लहजे में कहा, यदि आपके पास वास्तव में इस राजा को मारने की क्षमता होती तो आप इस राजा की चीजों को चोरी करने के लिए खुलेआम आ सकते थे। जब यह राजा उन मूर्ख मनुष्यों से लड़ रहा था तब तुम चोरी छिपे घुसने का चुनाव क्यों करोगे? यदि तुम में वास्तव में इस राजा को मारने की क्षमता होती तो इस मानव की अभिव्यक्ति जब उसने मुझे देखा तो इतना बदसूरत नहीं होता। युनचे का दिल तुरंत कांप उठा। एक अजगर की बुद्धि वास्तव में कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य गहन जानवर कर सकें। और तुम, छोटी लड़की, तुम्हारी टकटकी ठंडी और भावहीन है और तुम्हारे शरीर पर हत्या का इरादा इतना मजबूत है कि यह इस राजा को हैरान कर देता है। ऐसी निगाह रखने और मारने का इरादा रखने के लिए आपने अनगिनत प्राणियों को मार डाला होगा। यदि तुम वास्तव में इस राजा को मारना चाहते थे और इस राजा को मारने की क्षमता रखते थे तो तुम अभी से ही अपनी चाल चल चुके होते। आप इस राजा से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मनुष्यों की साधना गति के साथ इतनी कम उम्र में आपके लिए दबाव की इतनी तीव्र भावना होना असंभव है। यह सब केवल एक भ्रम है। यह राजा इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि इसके झांसे में आ जाए? उद्धरण चिन्ह। इस राजा के खजाने का लोभ और इस राजा का उपहास करने का प्रयास, यह राजा तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता है? राख में बदल जाओ। फ्लेम ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और धधकती आग का एक गोला अचानक युनचे की ओर निकला। टकराना। एक जोरदार झटका युनचे के कंधे पर लगा और वह बहुत दूर जा गिरा और फ्लेम ड्रैगन की घातक आग से बच गया। मोली वहां दिखाई दिए जहां युनचे खड़ा था और उसका गोरा चेहरा भयानक हत्या के इरादे की एक परत से ढका हुआ था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, यह राजकुमारी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। हुश। मोली के शरीर पर एक अतुलनीय शक्तिशाली जुआनली आभा अचानक से निकली। यह जुआनली आभा वास्तव में बहुत भयानक थी और मूल रूप से अदृश्य आभा वास्तव में एक हिंसक तूफान में बह गई। जलती हुई ज्वाला ड्रैगन की आग को तुरंत बुझा दिया। युनचे, जिसे दूर धकेल दिया गया था, उसका सिर एक चट्टान से टकराया और आधे दिन के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया और उसने मोली को देखा तो उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, मोली, रुक जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या यह सब तुम्हारे कारण नहीं है? तुम मरोगे तो यह राजकुमारी भी मरेगी। मोली गुस्से में चिल्लाया और अंतहीन हत्या का इरादा फ्लेम ड्रैगन पर मजबूती से बंद हो गया। अतुलनीय रूप से भयानक जुआनली आभा और हत्या के इरादे के तहत फ्लेम ड्रैगन बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, जैसे कि वह बर्फ में सील कर दिया गया हो। केवल उसकी जोड़ी ड्रैगन की आंखें गहरे भय और अविश्वास से भरी थीं। यह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक मानव लड़की इतनी शक्तिशाली जुआनली आभा को प्रकट कर सकती है। मरो, स्टार गॉड ब्रिलियंट एक्सटर्मिनेशन / मोली, रुको। मोली की हरकतों के कारण युनचे डर के मारे पीला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, मोली का अति सुंदर शरीर पहले ही फ्लेम ड्रैगन की ओर बढ़ चुका था और एक टूटते सितारे की तरह उसने फ्लेम ड्रैगन के शरीर में छेद कर दिया। उस पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया के सभी तत्वों ने चलना बंद कर दिया हो। हवा की सीटी पूरी तरह से बंद हो गई, लपटें जलना बंद हो गईं और कानों में सभी आवाजें गायब हो गईं। यहां तक उसकी खुद की चीख भी नहीं सुनी जा सकती थी। फ्लेम ड्रैगन का विशाल शरीर भी जगह जगह जम गया था और एक रक्त लाल एक्स जो उसके पूरे शरीर में दौड़ता था उसके शरीर पर अतुलनीय स्पष्टता के साथ अंकित हो गया था। नहीं सकता। फ्लेम ड्रैगन के शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए, जैसे कि उसने दुनिया में सबसे भयानक, सबसे अकल्पनीय दृश्य देखा हो। उसके बाद आंखों की जोड़ी ने धीरे धीरे अपना रंग और फोकस खो दिया। विशाल शरीर 4 सपाट टुकड़ों में विभाजित हो गया और चिलचिलाती जमीन पर बिखर गया। मोली के हाथों शक्तिशाली फ्लेम ड्रैगन एक पल में नष्ट हो गया। फ्लेम ड्रैगन का शरीर इतना सख्त था कि बनिंगहेवन स्कूल के महान बुजुर्ग फेन मोली बनिंगहेवन ब्लेड से भी अपने शरीर पर केवल एक उथले निशान को ही काट सकते थे। अभी तक मोली के हाथों में कोई हथियार नहीं था और केवल अपने छोटे, चिकने, सफेद और कोमल हाथों से उसने फ्लेम ड्रैगन के शरीर को टोफू की तरह अलग कर दिया। फ्लेम ड्रैगन के शरीर को देखकर, जिसे 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, युनचे इतना हैरान था कि वह बोल नहीं पा रहा था। अचानक उसका दिल बुरी तरह से कांप उठा। उसकी दृष्टि और भी आगे की ओर थी और जब वह अपनी सारी शक्ति के साथ आगे की ओर दौड़ा तो उसने जोर से मोली चिल्लाया। मोली इस समय पहले से ही जमीन पर लेटे हुए थे। उसका चेहरा, गर्दन और अंग खून के निशान के बिना सभी पीले पड़ गए थे।
भले ही जुआनली की बड़ी रिहाई के कुछ ही सेकंड हुए थे, इसने उस जहर को पैदा कर दिया था जिसने उसकी आत्मा पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह एक अतुलनीय पागल तरीके से काम कर सके। पिछले कुछ महीनों में स्काई पॉइजन पल में जहर का दमन और शुद्धिकरण एक ही दिन में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मोली के पास पहुंचकर यूचे जल्दी से बैठ गया और अपना बायां हाथ उसके पतले कंधे पर दबा दिया। मोली के शरीर पर स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया गया था। हालांकि मोली की आत्मा में जहर बहुत भयानक था, यहाँ तक स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण गति के साथ यह अपनी पागल तबाही को जल्दी से दबाने में असमर्थ था। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था और धीरे धीरे यह पारदर्शी और भ्रामक होता जा रहा था। इस बार मुझे चाहिए, वास्तव में मर जाना चाहिए, मोली ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह हल्की थी। आंखों की वह जोड़ी जो आमतौर पर शीतलता और अहंकार से भरी होती थी, इस समय केवल एक अंधेरा और उदासी थी जो किसी का दिल दुखाती थी। मोली का नाम पुकारते ही युनचे का दिल कस गया। उसके शरीर में जहर की तीव्रता 4 महीने पहले की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थी। आखिरकार उसने पिछली बार केवल 2 लोगों की देखभाल की थी और यह पहले से ही उसके असहनीय दर्द का कारण बना था। इस बार हालांकि उसने सम्राट प्रोफाउंड दायरे में एक सच्चे ड्रैगन को तुरंत मार डाला था। उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली जुआनली की ताकत में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मोली को नहीं पता था कि उसके द्वारा इस फ्लेम ड्रैगन को मारने के क्या परिणाम होंगे। लेकिन उसके पास अभिनय करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसने अभिनय नहीं किया होता तो युनचे मर जाता। अगर युनचे की मृत्यु हो जाती तो निस्संदेह वह भी मर जाती। तीव्र आत्मदोष के कारण युनचे के दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। फ्लेम ड्रैगन की गुफा में घुसपैठ करने की प्रक्रिया के दौरान मोली ने उसे लगातार 3 बार मना किया था और उसे भारी चेतावनी दी थी कि ट्रू ड्रैगन के खजाने में एक शक्ति होगी, ड्रैगन द्वारा निर्धारित छाप, और प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। उसके पास वास्तव में पर्याप्त साहस था, लेकिन एक बात थी जिसे उसने शायद अनजाने में अनदेखा कर दिया था। वह अब युनचे नहीं था जिसने महाद्वीप को हिला दिया था, बल्कि वह केवल एक छोटा पात्र था जो प्राथमिक गहन दायरे के चौथे स्तर पर पहुंचा था। वह जो सामना कर रहा था वह एक अत्यंत भयानक सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट था। अगर वह जरा सा भी लापरवाह होता तो उसकी जान चली जाती और वह मोली को भी अपने साथ नीचे खींच लेता। और अंत में इस प्रकार का परिणाम फिर भी हुआ। आई एम सॉरी मोली, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इतना उतावला नहीं होना चाहिए था। मोली के शरीर में बदलावों को महसूस करते हुए युनचे का दिल और कस गया और अधिक। उसने बार बार मोली से माफी मांगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना माफी मांगी या खेद व्यक्त किया, वर्तमान स्थिति को बदलना असंभव था। मोली के होंठ थोड़े हिले, लेकिन जो आवाज निकली वह इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। उसका शरीर ठंडा और ठंडा हो गया था और वह पहले ही अनजाने में पारभासी हो गई थी। हालांकि मोली का शरीर केवल आधा अस्तित्व वाला अस्तित्व था जो युनचे की जीवन शक्ति पर निर्भर था, फिर भी यह मोली की आत्मा का वाहक था। यदि यह शरीर गायब हो जाता है तो मोली की आत्मा जो अपना वाहक खो चुकी थी बिखर जाएगी और विष के भक्षण के तहत पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मोली, युनचे ने अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि उसके बाएं हाथ ने स्काई पॉइजन पल की शुद्ध करने की क्षमता को जारी कर दिया था। उसके दाहिने हाथ ने उसके शरीर को पूरी ताकत से हिलाया, उसकी चेतना के एक टुकड़े को जगाने की उम्मीद में। अंत में उसने देखा कि उसके घातक पीले होंठ थोड़े खुले और फिर से बंद हो गए। युनचे चौंका और फिर जल्दी से अपना कान उसके होठों के पास ले गया। मैं नहीं चाहता मरना, मैंने बदला नहीं लिया, माँ और भाई अभी तक मार डाला उन्हें, मैं नहीं चाहता मरना, उद्धरण चिन्ह। मोली की आवाज बेहद कमजोर थी। हालांकि वह उसके इतने करीब थी फिर भी वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था। हालांकि उस कमजोर आवाज ने युनचे के दिल को हिंसक रूप से उभार दिया। 4 महीने पहले जब जैस्मीन आधिकारिक तौर पर पहली बार उसके सामने आई तो उसे अपनेपन का एक अवर्णनीय भाव महसूस हुआ। यह एक ऐसा एहसास था जो बहुत पहले से उसके स्वयं के समान था। वह स्पष्ट रूप से इतनी छोटी थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर और यहाँ तक खुद को एक भी कहा राजकुमारी, प्रिंसेस, राजकन्या। उसे दसियों हजार लोगों द्वारा प्यार किया जाना चाहिए था। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें हमेशा शीतलता और उदासीनता से भरी रहती थीं। जब वह किसी को मारती थी तो उसके कोमल चेहरे पर भय या अनिच्छा का लेशमात्र भी निशान नहीं था। इसके बजाय केवल क्रूरता थी और एक अपरिवर्तनीय उदासीनता। इस पल में वह आखिरकार समझ गया कि उसके शरीर की भावना क्या थी जो उसके लिए बहुत समान थी। यह नफरत थी। अज्योर क्लाउड महाद्वीप में 17 वर्ष की आयु के बाद वह अपने स्वामी की मौत के लिए मजबूर होने की छाया में रहता था। उस समय उसका दिल केवल घृणा, अंतहीन घृणा से भरा हुआ था। उस समय उसकी आंखें, उसकी उदासीनता, उसकी क्रूरता, शायद वे सभी मोली के समान ही थे जो वह अब देख रहा था। लेकिन उस समय वह पहले से ही 17 साल का था, कम से कम उसे एक वयस्क माना जाता था। और मोली इस साल वह केवल 13 साल की थी। वह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि किस तरह की नफरत एक ऐसी लड़की को मजबूर करेगी जिसे फरिश्ता माना जाता था, वह एक ठंडी और क्रूर शैतान बन जाएगी। अभी अभी उसके शब्दों में जिस तरह से उसने खुद को संदर्भित किया था, वह मैं बदल गया था, न कि यह राजकुमारी।
इस खोज ने युनचे के दिल को भी जटिल बना दिया, क्योंकि इस समय मोली की चेतना लगभग पूरी तरह से स्थिर थी। इस अवस्था में उसने जो शब्द बोले वे आवाजें थीं जो उसकी आत्मा से उत्पन्न हुई थीं। इसका मतलब यह था कि 3 शब्द यह राजकुमारी उसका खुद को संदर्भित करने का सामान्य तरीका नहीं था, लेकिन वह हमेशा जानबूझकर खुद को यह बुलाती रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन 3 शब्दों का इस्तेमाल लगातार खुद को कुछ याद दिलाने के लिए कर रही हो। युनचे के दिल की गहराइयों में एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने वाले साथी पीड़ितों के समान भावना बढ़ी और अपराध बोध और आत्मदोष की गहरी भावना से आरोपित हुई। उसने मोली के शरीर को और भी जोर से हिलाना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया, मोली जल्दी से उठो, तुम्हें होश नहीं खोना चाहिए। मैंने एक सौदा किया, आपने मुझे नई गहरी नसें दी और मैंने अभी भी वह नहीं किया है जो आपने मुझसे आपके लिए करने को कहा था। क्या आप ऐसे ही जाने को तैयार हैं? इसके अलावा आप मेरे युनचे के गुरु हैं, लेकिन आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया है। एक मास्टर के रूप में आप इतने अक्षम नहीं हो सकते। जल्दी जागो, जागो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युनचे ने स्काई पॉइजन पल से कितना आग्रह किया या कितनी ताकत से उसने उसे हिलाया, मोली की अब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके छोटे से चेहरे से खून का आखिरी कतरा पहले ही फीका पड़ चुका था और उसका शरीर भी ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो गया था। हालांकि वह अभी भी उसके शरीर के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी छाती के माध्यम से युनचे नीचे जमीन पर बजरी लगभग स्पष्ट रूप से देख सकता था। युनचे का दिल ठंडा हो गया था और उसके दांत उसके भींचे हुए दांतों से लगभग कुचल दिए गए थे। उसने अपने माथे पर जमकर मुक्का मारा, लेकिन तेज दर्द ने उसके दिल को बेहतर महसूस नहीं कराया। यह सब तुम्हारी गलती है। आपने मोली की बातें क्यों नहीं सुनी? आपका जीवन न केवल आपका है बल्कि मोली का भी जीवन है। अंत में मोली को अभी भी आपको बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना पड़ा। यह आप ही हैं जो उसकी मृत्यु का कारण बने। युनचे ने अपने दांतों को भींच लिया और खुद को जमकर कोसा। उसके माथे पर जो मुक्के से फटा हुआ था, खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपकने लगी और खौलती गर्म जमीन पर आ गिरी। खून की बूंदों को देखकर जो तेजी से सूख रही थीं, युनचे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। रक्त, यह सही है, मेरा खून। मोली का जीवन उसके खून को चूसकर उससे जुड़ा हुआ था और उसका आधा वास्तविक शरीर भी उसके खून और जीवन से पैदा हुआ था। उसी समय उसका शरीर और स्काई पॉइजन पल संयुक्त हो गए, इसलिए उसके रक्त में शायद जहर के लिए एक अत्यंत मजबूत प्रतिरोध भी था। अचानक आशा की एक किरण देखकर युनचे ने एक सेकंड के लिए भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसके दाहिने हाथ की उंगलियां उसकी बाईं बाह में बुरी तरह से कट गईं, जिससे एक लंबा और गहरा घाव खुल गया और तुरंत खून टपकने लगा। उसने तुरंत अपनी उंगलियों का उपयोग मोली के रक्तहीन होठों को सावधानी से अलग करने के लिए किया और अपने रक्त को धीरे धीरे उसके होठों में प्रवाहित होने दिया। उसी समय उसने अपने हाथ का उपयोग बलपूर्वक अपने कंधे को निचोड़ने के लिए किया ताकि खून थोड़ा तेज हो जाए। मोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं मरूंगा, भले ही यह उस वर्ष की वजह से मैंने जो प्रतिज्ञा की थी। ताज़ा खून जल्दी से नीचे बह गया और मोली के खुले होठों में गिर गया, लेकिन तुरंत ही उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा धीरे धीरे बहने लगी। मोली पूरी तरह से बेहोश थी और बस खुद से निगलने में असमर्थ थी। युनचे की भौहें तन गईं। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने अपना हाथ उठाया और फिर अपने ही घाव को जबरदस्ती चूसते हुए काटा। आधा कौर चूसने के बाद वह नीचे झुक गया और एक बार फिर अपने हाथ से मोली के होठों को हल्के से अलग किया। यदि आप जाग सकते हैं, चाहे आप मुझे कितना भी दंड दें, मैं तैयार रहूंगा। बुदबुदाते हुए युनचे ने अपना सिर नीचे कर लिया और हल्के से अपने होठों को अपने होठों से ढक लिया। उसने सावधानी से और धीरे धीरे अपने मुंह में रक्त को उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा करके स्थानांतरित किया और फिर सावधानी से अपनी सांस को नीचे किया, जिससे उसके मुंह से रक्त उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। हालांकि मोली के होंठ बेहद पीले थे, लेकिन वे अतुलनीय रूप से नर्म और चिकने थे, जिससे युनचे थोड़ी देर और रुकना चाहता था। मुंह भर खून बहने के बाद युनचे के होंठ तुरंत उसके घाव पर लौट आए और जबरदस्ती चूसा। अपना मुंह भरने के बाद उसने एक बार फिर सावधानी से इसे मोली के मुंह में डाल दिया। ऐसा कुछ बार दोहराने के बाद उसके हाथ का घाव ठीक होने लगा, जिससे उसकी चूसने की गति बहुत धीमी हो गई। युनचे ने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक बार फिर पहले घाव के पास एक गहरा घाव किया। ताज़ा खून एक बार फिर टपक गया। मोली के मुंह में लगातार खून डाला जा रहा था। जब युनचे की बांह पर 5वां घाव दिखाई दिया तो उसके रक्त का लगभग 5वां हिस्सा पहले ही मोली के शरीर में बह चुका था। युनचे का दिमाग भारी और चक्कर महसूस करने लगा और इस समय उसने अचानक महसूस किया कि मोली का शरीर अब भ्रामक नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे साफ हो गया। स्काई पॉइजन पल ने जिस जहरीली प्रतिक्रिया को महसूस किया था वह उस ज्वाला की तरह थी जिसे बारिश ने धीरे धीरे शांत कर दिया था। सफलता, क्या मैं सफल हुआ? युनचे का दिल सुखद आश्चर्य से भर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बाईं भुजा पर छठाकट लगाया। उसका पूरा हाथ पहले से ही दर्द से सुन्न था, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया था। चूंकि उसका खून वास्तव में उसे बचा सकता था, तो इसमें कंजूसी करने की क्या बात थी। यदि मानव शरीर कम समय में अपने रक्त के 5वें हिस्से से अधिक खो देता है तो यह शारीरिक विफलता का कारण बनेगा। यदि यह 1/3 से अधिक खो देता है तो इससे सदमा लग सकता है। यदि यह आधे से अधिक खो गया तो इससे मृत्यु हो जाएगी।
युनचे, जिनके पास उच्च स्तर की चिकित्सा विशेषज्ञता थी, यह स्पष्ट रूप से जानते थे, लेकिन उनकी हरकतें जरा भी धीमी नहीं हुई और उन्होंने अपनी बांह पर और घाव जोड़ना जारी रखा। जब तक वह अपने मस्तिष्क में अतुलनीय रूप से भारी चक्कर आने का विरोध नहीं कर सका, उसकी दृष्टि खाली हो गई और वह अपने पीछे पत्थर की दीवार के खिलाफ बेहोश हो गया। उसकी धुंधली चेतना में एक लड़की की आकृति, जिसके बारे में उसने हमेशा सोचा न करने की पूरी कोशिश की थी, धीरे धीरे उभरी। नफरत में जीने के उन 7 वर्षों के दौरान और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने सख्त साधना की। हर दिन वह खुद को कटने और खरोंच से ढक लेता था और अनगिनत बार मौत के कगार पर होता था। हर बार वह हमेशा धीरे से उसके घावों पर दवा लगाती थी, उसे स्वादिष्ट भोजन परोसती थी, उसके फटे पुराने कपड़े ठीक करती थी और उसका बिस्तर बनाती थी। दूसरे दिन चुपचाप उसे देखती रहती। छुट्टी, अवकाश, छोड़ना, विदा, प्रस्थान, विदाई, आज्ञा, अवकाश अवधि, चले जाना, त्यागना, रहने देना, छोड़कर मरना, विदा होना, प्रस्थान करना। अनुमति। उस समय के दौरान उसके पास एकमात्र गर्माहट थी और एकमात्र बंदरगाह भी जहां वह शांति से सो सकता था। लेकिन उस वक्त उनका दिल सिर्फ नफरत से भरा हुआ था। जब वह कटों और चोटों से घिरा हुआ था तो अपनी जगह पर लौटने के लिए संघर्ष करने के अलावा उसने उसे जरा सा भी साथ नहीं दिया। उसने उसके लिए एक हेयपिन भी नहीं खरीदा, उसे कोई वादा नहीं किया और उसे देखकर मुस्कुराया भी नहीं। उस दिन तक जब वह उसके आलिंगन में पड़ी रही और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस समय उसकी निगाहें और आवाज एक ऐसा दर्द बन गई जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे जिस्म पर जितने जख्म हैं, मेरे दिल में उतने ही जख्म हैं, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है वो लड़की बन पाना जो तुम्हारे साथ थी जब तुम तन्हा थे। हालांकि दर्द भरा था, ये भी बहुत था खुश। उद्धरण चिन्ह ... भाई युनचे, अगर भविष्य में कोई लड़की है जो आपके अकेले होने पर आपके साथ जाने के लिए तैयार है, तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग द्वारा भेजी गई एक परी होगी। उसे फिर से चोट न लगने दे, ठीक है? जिसको मोली मिल जाए उसे जग मिल जाएगा। युनचे के बेहोश हो जाने के बाद मोली का शरीर अब भ्रम की स्थिति में नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और युनचे के मुंह के कोने पर खून देखा, साथ ही उसकी बाईं बांह पर चौंकाने वाले घाव भी देखे। उसकी आंखों की सारी शीतलता और उदासीनता पिघलती हुई बर्फ की तरह पिघल गई। जो बदल गया वह एक प्रकार का गहरा भ्रम और भ्रम था। युनचे को नहीं पता था कि वह कितनी देर से बेहोश था। आखिरकार जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने मोली की खुली आंखों को देखा। मोली, तुम्हें होश आ गया है? युनचे तुरंत आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। जब उसने उठना चाहा तो उसने पाया कि उसके शरीर का वजन लाखों पाउंड लग रहा था। काफी खून बह जाने के बाद वह बेहद कमजोर हो गया था। उसने कई बार संघर्ष किया लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। तुमने मुझे क्यों बचाया? चमेली की आवाज अभी भी कमजोर थी। उसने एक बार फिर युनचे की बांह पर लगे घाव पर नजर डाली, फिर तुरंत अपनी नजर हटा ली। क्या यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि मैं मर जाऊं? कम से कम तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूं। मुझसे वादा करो। मेरे शरीर के पुनर्निर्माण के बाद तुम्हें मेरी हत्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मोली ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान का इस्तेमाल किया। मैंने इसे खुद को बचाने के लिए किया, मोली ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। युनचे थोड़ा चौंका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों से उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई। उसने बेबसी से कहा, वो भी इसलिए कि तुम मेरे मालिक हो। मैं एक शिष्य के रूप में अपने गुरु को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, मालिक। मोली उदास होकर मुस्कुराया। मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपको कम से कम समय में मजबूत जुआनली बनने और आपका स्वामी बनने में मदद करनी चाहिए। यह सिर्फ इतना है कि मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अंत में यह अभी भी मेरे लिए है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह, मुझे यह सब पता है। इन शब्दों को कहने के बाद मोली को युनचे के चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा। युनचे ने अपने शरीर को मोली के करीब ले जाया। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मैं मोली को क्यों बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मोली एक बहुत ही सुंदर लड़की है, एक परी जैसी खूबसूरत लड़की। चमेली ने उसे खाली देखा। भले ही जैस्मिन हमेशा से ही अपने आप को बहुत ठंडा और डरावना दिखाने की पूरी कोशिश करती रही है, लेकिन यह बात सच है। अगर जैस्मिन इसे छुपाना भी चाहें तो वह नहीं कर पाएंगी। मेरी तरफ से इतनी खूबसूरत लड़की के साथ, चाहे वह कोई भी हो, वे उसे हमेशा के लिए अपना पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। बेशक मैं वही हूँ, ये वजह काफी है ना? उद्धरण चिन्ह, यह किस तरह का कारण है? मोली के होंठ, जो कुछ रंग वापस पा चुके थे, थोड़ा काम गए। मैंने इतने लोगों को मारा है। पिछले साल अपने 12वें जन्मदिन पर मैंने एक दिन में 10 लाख और 3 लाख से अधिक लोगों को मार डाला था। मेरा पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। मेरा नाम भी खून के धब्बे मोली कहा जाता था उनके द्वारा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे का दिल जोर से उछला। एक दिन में 10 लाख और 3 लाख से अधिक लोगों को मार डाला।
यूनचे के चेहरे पर चमकते गहरे सदमे को पकड़ते हुए मोली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शौक से कहा, मेरे जैसे व्यक्ति को एक सुंदर लड़की कैसे कहा जा सकता है? मैं मोली हूँ, खून से सने मोली, एक भयानक राक्षस जिसने कई लोगों को मार डाला है। यूनचे ने काफी देर तक अपनी आंखें मोली पर टिका दी। लेकिन उसकी आंखें न तो चौंकी न ही डरी थीं। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही जटिल भावना को ढोया, इतना जटिल कि कोई भी इसे समझ नहीं पाया। काफी देर बाद उसने मोली को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मोली, हालांकि मैं यह नहीं समझ सकता कि 12 साल की उम्र में इतने सारे लोगों को मारना किस तरह की भावना है। मेरा मानना कि यह बहुत दर्दनाक होना चाहिए। यह एक तरह का अवर्णनीय दर्द है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद यह अनगिनत दुस्वप्न और अपराध की भावनाओं के साथ होगा, यहाँ तक कि मैं अपने आप से नफरत करूंगा और फिर अपनी आत्मा को सुन्न करने के लिए अपने आप को एक दानव, हृदयहीन और क्रूर के रूप में लेबल करूंगा। मोली की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने खालीपन से उसकी ओर देखा। लेकिन मेरा मानना कि मोली हमेशा एक दयालु लड़की रही है, जिस कारण से उसने खुद को वह राक्षस बनने दिया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। वह पूरी तरह से उसके दिल के लिए महत्वपूर्ण किसी के लिए है। शायद यह उसका सबसे करीबी दोस्त है, या शायद यह उसका सबसे करीबी परिवार का सदस्य है। इस तरह के व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितने भी लोगों को मार डाले, चाहे उस पर कितना भी खून का धब्बा क्यों न हो, उसके लिए वास्तव में एक राक्षस होना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा एक प्यारी और सुंदर लड़की के लिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती कर ले, उसे अभी भी माफ किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर पर हमेशा अनगिनत गंदे पाप रहे हैं, तो मोली और मैं सहन करेंगे ये पाप एक साथ, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। एक शिष्य के रूप में इस तरह की बात निश्चित रूप से मुझे इसे गुरु के साथ मिलकर सहन करना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोली पूरी तरह से स्तब्ध था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने यूनचे को घूर कर देखा और उसकी आंखों में रोशनी अधिक से अधिक धुंधली हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी, जब उसने अपने क्रूर पापों के बारे में स्पष्ट रूप से बात की तो उसने डर या अस्वीकृति क्यों नहीं प्रकट की। इसके बजाय उसने इतनी कोमल दृष्टि का इस्तेमाल किया और ऐसे कोमल शब्द कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इतने लोगों को मार डाला है, मैं इतना भयानक राक्षस हूँ। जाहिर है कि हर कोई मुझसे डरता है। किसी के लिए मुझे पसंद करना स्पष्ट रूप से असंभव है। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्यों? क्या उसने इतनी कोमल निगाहें दिखाईं? माँ और भाई के मरने के बाद जाहिर है किसी के लिए अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना असंभव है। मोली की आंखें अधिक से अधिक धुंधली हो गईं और उसकी धुंधली दृष्टि के माध्यम से यूचे का चेहरा धीरे धीरे उसके भाई के मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गया। एक पल में उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें बहने लगीं। वह, जिसने कभी न रोने की कसम खाई थी, अब उसके गालों पर बेकाबू होकर और पागलपन से आंसू बह रहे थे। उसका दिल, जो मूल रूप से नफरत और पाप से सील कर दिया गया था, चुपचाप एक छोटा सा अंतर खोल दिया। उद्धरण चिन्ह। मोली, तो तुम भी रो सकते हो। मन, यह एक लड़की की तरह है ना? हालांकि यूनचे मुस्कुराया। उसने एक उंगली बाहर निकाली और मोली के चेहरे पर हाथ फेरा, धीरे से उसके आंसू पोंछे। हालांकि मोली ने उसका विरोध नहीं किया और इसके बजाय और भी अधिक जोर से रोया। जैसे ही आंसू बहने लगे उसने सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम, अभी अभी मुझे बचाने के लिए तुमने मुझे कितनी बार चुपके से चूमा और अब तुमने मुझे अपने सामने रुला भी दिया। आप नहीं कर सकते इस तरह धमकाने वाले मास्टर। वो उद्धरण चिन्ह। मास्टर सही है, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जब लिटिल मास्टर मोली ठीक हो जाएंगे तो आप मुझे जितना चाहें उतना दंडित कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप मुझे वापस चूमना चाहते हैं तो भी मैं निश्चित रूप से विरोध नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने जो सोचा वह पूरी तरह से सही था। मोली का स्वभाव निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा वह आमतौर पर दिखाती थी, क्योंकि उसके पास उसके जैसा ही अनुभव था, उसके जैसी ही आभा और टकटकी थी। उसके दिल को जानता था और इससे भी ज्यादा जानता था कि उसके दिल का सबसे कमजोर और सबसे कोमल हिस्सा कहाँ था। रोने के बाद मोली का मूड भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसका शरीर और आत्मा अभी भी बेहद कमजोर थे, लेकिन घातक खतरा मूल रूप से दब गया था। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और जोर से अपने चेहरे के सारे आंसू पोंछ दिए। फिर बड़े प्रयास से उसने अपना सामान्य ठंडा और उदासीन रूप धारण कर लिया, लेकिन उसकी आंखें यूनचे को न देखते हुए कहीं और देख रही थीं। फिर बहुत ठंडी आवाज के साथ उसने कहा, हालांकि अब कोई खतरा नहीं है। कम से कम 3 महीने के लिए मैं जुआनली का एक टुकड़ा भी नहीं छू सकते, अन्यथा भले ही तुम अपने शरीर का सारा खून इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। मैं समझता हूँ भविष्य में मैं निश्चित रूप से यथासंभव सावधान रहूंगा। मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा। यूचे ने बहुत अपराध भाव से कहा, वह लाल मन का तुम्हारे हाथ में है, उसे खा लो। वह बात, यह वही हो सकता है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, विधर्मी परमेश्वर का बीज। सदमे में यूनचे ने अजीब लाल मन का उठाया जिसके लिए उसने मोली के जीवन का आदान प्रदान किया। तुमने कहा यह है। मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ। फ्लेम ड्रैगन हमेशा यहाँ रहा है और नहीं छोड़ा है। यह इस वजह से होना चाहिए। पहले जब आपने इसे लिया था तो मुझे लगा था कि इसमें एक बहुत ही अजीब अग्नि तत्व है, इस तरह का अग्नि तत्व जो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। आपने यह भी कहा कि आपको महसूस हुआ कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन जब आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो वास्तव में आप उससे नहीं जले। तो
हो सकता है यह वास्तव में स्मृति चिन्ह में उल्लिखित 5 विधर्मी परमेश्वर के बीजों में से एक हो, मो ली ने बहुत अनिश्चित लहजे में कहा। इसके अलावा मो ली ने हल्के से अपने होठों को एक ऐसे कोण पर काटा जिसे यूनचे देख नहीं सका। भविष्य में मेरी अनुमति के बिना तुम मेरे चेहरे को लापरवाही से नहीं छू सकते। उसके साथ मोली एक लाल बत्ती में बदल गया और स्काई पॉइजन पल में लौट आया। थोड़ी देर के लिए यूचे को वहीं छोड़कर अवाक रह गया। पहले उसका चेहरा ठंडा था, फिर वह रोती थी, और अब उसका छोटा सा चेहरा सख्त था और उसका लहजा जानलेवा था। जिस गति से एक लड़की का चेहरा बदल गया वह वास्तव में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। अभी युनचे का शरीर भी काफी कमजोर था और बड़ी मात्रा में खून की कमी ने उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अभी तो पैदल चलना भी थोड़ा मुश्किल होगा। अभी फ्लेम ड्रैगन का उल्लेख नहीं करना है, भले ही एक सामान्य गहरा जानवर आया हो, उसे और मोली को यहाँ अपनी जान देनी होगी। अगर एक दिन में 10 लाख और 3 लाख लोगों को मारना एक अक्षम्य पाप है, एक शैतान और खून से लथपथ मोली, तो मेरे बारे में क्या, जिसने एक दिन में 7 लाख और 7 लाख लोगों को जहर दिया, पूरे शहर को एक जहरीले नरक में और खेतों को ढक दिया लाशें। यूनचे ने चुपचाप अपने दिल में कहा, शैतानों की बात कर रहा हूँ, मैं असली शैतान हूँ, इसलिए मैंने कभी भी अपनी तरफ से देवदूत की निंदा करने की हिम्मत नहीं की, उस दिन तक जब तक मैंने उसे हमेशा के लिए खो नहीं दिया। यूनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बहुत देर तक खाली देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली, अपनी हथेली खोली और अपने हाथ में मोती को देखा जो एक अजीब लाल बत्ती छोड़ रहा था। मोली के शब्दों के बारे में सोचते हुए यूनचे थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपना मन बनाया और सीधे उसके मुंह में थप्पड़ मार दिया। इसे धारण करने से कोई असुविधा महसूस नहीं हुई और इसके बजाय अपनेपन का अवर्णनीय भाव था और उसे इसके जहरीले होने की चिंता नहीं थी। कोई बात नहीं, इसे खाने से कोई बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने बलपूर्वक सुर्ख लाल मन का निगल लिया और उसे अपने पेट में निगल लिया। उस पल उसने महसूस किया कि उसकी गहरी नसें अचानक हिल रही हैं। इससे पहले कि उसके पास अपनी गहन शिराओं में परिवर्तनों की जांच करने का समय होता, उसके शरीर की सतह ने अचानक लाल रंग की रोशनी की एक गेंद छोड़ी। उसके बाद यह लाल रंग का प्रकाश वास्तव में एक प्रचंड आग में बदल गया और उसके शरीर की सतह पर जलने लगा, उसके पूरे शरीर को लाल लाल लपटों में स्नान कराया। यह है। अचानक प्रज्वलित हुई प्रचंड आग ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया। जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया वह यह थी कि इस तरह की लौ के नीचे उसके शरीर को वास्तव में जरा सा भी जलने का एहसास नहीं हुआ था और इसके बजाय उसने आराम की एक अवर्णनीय भावना महसूस की थी। यहाँ तक उसके कपड़े भी आग की लपटों में पूरी तरह जल गए। यह ऐसा था मानो ये भयावह लपटें केवल भ्रामक प्रकाश हों। मोली, क्या चल रहा है? यूनचे ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपने शरीर पर लगी आग को देखा और सदमे से भरे चेहरे से पूछा। मोली ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप स्काई पॉइजन पल के भीतर से यूनचे के शरीर के चारों ओर की लपटों को देखा और बुदबुदाई, उसकी गहरी नसों का रंग बदल गया है। ऐसा लगता है यह वास्तव में विधर्मी भगवान द्वारा छोड़े गए 5 बीजों में से एक है। दूसरे शब्दों में यह स्थान वास्तव में विधर्मी परमेश्वर के 5 महान गुप्त स्थलों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने वास्तव में इसे ऐसे ही पाया। क्या मुझे कहना चाहिए कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, या क्या यह विधर्मी भगवान की गहरी नसों का मार्गदर्शन है? यूनचे के शरीर पर आग की लपटें अधिक से अधिक भयंकर रूप से जलने लगी और पलक झपकते ही यह पहले से ही कई दसियों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। आसपास की दीवारें और यहाँ तक उसके पैरों के नीचे की चट्टानें भी धीरे धीरे पिघल रही थीं और आग की लपटों में डूब रही थीं। कोई कल्पना कर सकता है कि इन लपटों का तापमान कितना भयानक था। हालांकि शुरू से अंत तक यूनचे को जरा सी भी चोट नहीं लगी, न ही उसे थोड़ी सी भी असुविधा महसूस हुई। आग की लपटों में उसने महसूस किया कि उसकी गहरी नसें हिंसक रूप से हिल रही थीं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत किया और जल्दी से अपनी गहरी नसों के अंदर देखा। एक नज़र से वह आश्चर्य में लगभग रो पड़ा, क्योंकि उसकी गहरी नसें वास्तव में पूरी तरह से लाल हो गई थीं। यहाँ तक 54 गहरे प्रवेश द्वार जो सभी खोल दिए गए थे वे और भी गहरे लाल रंग में बदल गए थे। यह क्या चल रहा है? उसकी जुआनली उसकी नसों में तेजी से बहने लगी। जुआनली की लहरें जो एक अज्ञात स्थान से आई थीं तेजी से अंदर चली गईं, जिससे जुआनली की गहरी नसों में तेजी से विस्तार हुआ और विस्तार हुआ, जब तक कि यह उस सीमा तक नहीं पहुंच गया कि उसकी गहरी नसें पकड़ सकें। टकराना। हल्की सी आवाज के साथ यूनचे ने कुछ टूटने की आवाज सुनी। शानली उसकी गहरी नसों में जल्दी से सिकुड़ गया। राशि कम नहीं हुई बल्कि और भी जोरदार हो गई। यह स्पष्ट रूप से जुआनली के स्तर में छलांग का सबसे स्पष्ट संकेत था। उसका जुआनली वास्तव में पलक झपकते ही प्राथमिक गहन दायरे के 4थे स्तर से सीधे प्राथमिक गहन दायरे के 5वें स्तर तक छलांग लगा देता है। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी गहरी नसों में जुआनली अभी भी तेजी से फैल रहा था। जुआनली जो एक अज्ञात जगह से आया था पागलों की तरह अंदर घुसा, गहरी नसों को भरते हुए जो अभी अभी टूटा था, और फिर टकराना। जुआनली की प्रकृति ने उसकी गहन शिराओं में एक बार फिर से स्तर में छलांग को जन्म दिया। एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 5वें स्तर की ताकत से यह एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 6ठे स्तर को पार कर गया। यूनचे ने सदमे से अपना मुंह चौड़ा कर लिया। भले ही उसके पास 2 जीवन की मानसिकता थी, फिर भी वह जुआनली की इस पूरी तरह से चौंकाने वाली प्रगति को स्वीकार करने में असमर्थ था। जब से उसका शरीर जलने लगा तब से लेकर अब तक आधा मिनट भी नहीं बीता था।
उसका जुआनली का स्तर सीधे प्राथमिक गहन स्तर 4 से प्राथमिक गहन स्तर 6 तक उन्नत हो गया था। ऐसी किसी चीज का सामना करना तो दूर की बात है, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। एक समय तो उसे ऐसा भी लगा कि वह सपना देख रहा है। 2 स्तरों की छलांग अभी भी अंत नहीं थी। यूचे के शरीर पर लाल रंग की लपटें अभी भी धीरे धीरे उठ रही थीं और धीरे धीरे कई दसियों मीटर की ऊंचाई तक प्रज्वलित हो गई थीं। उसके आसपास की जमीन भी पिघलने से काफी धंस चुकी थी। यूचे के पैरों के नीचे मैग्मा की लंटें इकट्ठी हो गईं, लेकिन इससे उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। वह जुआनली जो कहीं से भी बाहर आया था अभी भी पागलों की तरह उसकी गहरी नसों पर चार्ज कर रहा था, जो पहले से ही सुर्खलाल हो गई थी, जिससे उसकी जुआनली की ताकत एक अतुलनीय रूप से भयानक विस्फोटक वृद्धि दिखा रही थी। प्रारंभिक गहन क्षेत्र का 7वां स्तर, प्रारंभिक गहन दायरे का 8वां स्तर, प्रारंभिक गहन दायरे का 9वां स्तर, प्रारंभिक गहन क्षेत्र का 10वां स्तर। मोली, क्या चल रहा है? यूचे ने जबरदस्ती अपनी जीभ का सिरा काट लिया। यह तीसरी बार था जब उसे पुष्टि करनी पड़ी कि वह सपना देख रहा है या नहीं। उसके लिए ये चंद मिनट एक सपने की तरह थे। उसके पास जुआनली के 2 स्तरों की लगातार वृद्धि के सदमे से प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसकी जुआनली पहले ही पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। यह सीधे एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर चढ़ गई। यहाँ तक अगर यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एक बड़े संप्रदाय में बड़ी मात्रा में संसाधनों और एक अच्छे शिक्षक के साथ बड़ा हुआ, प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर से प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर तक जाने के लिए यह अभी भी ले जाएगा कम से कम 3 साल। उसके द्वारा सुनी गई अफवाहों के अनुसार ज़ियाकिंग्यू ने प्राथमिक गहन दायरे के 4थे स्तर से प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर तक जाने के लिए 3.5 साल का उपयोग किया था। कहा जा सकता है कि इस छोटे से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में 100 साल में इतना समय मिलना मुश्किल है। वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 जीनियस के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसने 5 मिनट का भी उपयोग नहीं किया। इसने न केवल यूचे की समझ को तोड़ दिया, इसने गहन आकाश महाद्वीप में जुआनली के विकास के बुनियादी नियमों को पूरी तरह से उलट दिया। इसलिए हालांकि यूचे का दिल बड़े आश्चर्य से भर गया था, लेकिन वह और भी ज्यादा डरा हुआ था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जुआनली का विस्तार अभी भी नहीं रुका और इसकी गति धीमी भी नहीं हुई। जुआनली, जो पहले से ही एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। निश्चित रूप से आपने जो कुछ खाया वह विधर्मी भगवान द्वारा पीछे छोड़े गए 5 बीजों में से एक था। इस राजकुमारी ने ब्लू विंड एम्पायर के पूर्व में इतने लंबे समय तक खोज की थी और अभी तक नहीं मिली थी। आप वास्तव में लापरवाही से अनजाने में इसे खोजने की ऐसी कमजोर क्षमता पर भरोसा करते हैं। तुम्हारा यह भाग्य बस इतना अच्छा है कि तुम बिजली गिरने के लायक हो। मोली की आवाज में कमोबेश उसके दांतों को कुतरने का कुछ अर्थ था। उद्धरण चिन्ह ... विधर्मी भगवान का किस प्रकार का बीज जुआनली के विकास को विस्फोटक बना सकता है? यूचे का चेहरा अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था। यह शायद इसलिए है क्योंकि विधर्मी भगवान के बीज में विधर्मी भगवान की शक्ति का एक छोटा हिस्सा था। अब जब विधर्मी भगवान की गहरी नसों का उत्तराधिकारी मिल गया है, उसी समय जब आपकी गहरी नसें अग्नि की विशेषता बन गईं, यह भी आसानी से प्रदान की गई आपके भीतर की शक्ति। चिंता न करें, जुआनली की इस तरह की अतिरंजित वृद्धि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मोली ने धीरे से कहा। गहरी शिराओं को मोड़ना, आग की विशेषता में टकराना, एक बाधा के सीधे टूटने का एहसास यूचे की गहरी नसों की गहराई से आया था। उसके शरीर पर लंबे समय से जल रही लाल रंग की लपटें भी आखिरकार इस समय बुझ गईं। उस समय यूचे ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी पूरी गहरी नसें लगभग उच्च बनाने की क्रिया से गुजरी हैं और अधिक दृढ़ और चौड़ी हो गई हैं और अधिक झुलसाने वाली गर्म भी हो गई हैं। उनमें से जुआनली और भी अधिक जोरदार और इस हद तक मोटा था कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। यहाँ तक हर मेरिडियन, हड्डी का हर टुकड़ा और उसके शरीर पर मांस एक कायापलट से गुजरा था और एक जोरदार शक्ति से भरा हुआ था जो कि पहले से कहीं अधिक था। उसकी आंखें और भी साफ हो गईं, उसकी सुनने की क्षमता और भी तेज हो गई और यहाँ तक इस दुनिया के बारे में उसकी धारणा भी स्पष्ट रूप से बदल गई थी। इस तरह की खुशी, जैसे कि उसका अंदर से बाहर से पुनर्जन्म हुआ हो, ने उसे खुशी में लगभग रुला दिया। यूचे ने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे हवा की सांस छोड़ी। अचानक एक जुआनली आभा जो न जाने कितनी बार उसके शरीर से निकली थी। शुरुआती गहन दायरे का पहला स्तर। बधाई हो, गहरे दायरे में कदम रखने के लिए अब आप अंततः एक सच्चे जुबानजे कहे जा सकते हैं। 16 वर्ष की आयु में नवजात गहन क्षेत्र में पहुंचना इस भूमि में बहुत से नहीं होने चाहिए, मोली ने बहुत उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने सीधे नवजात गहन दायरे के पहले स्तर में कदम रखा, सभी सदमे, विस्मय और पहले से आशंका बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर एक उंगली उठाए। एक विचार के साथ उसकी उंगली की नोक पर लपटों का एक छोटा सा समूह प्रज्वलित हो गया। लपटों के इस गुच्छे का तापमान बेहद गर्म था, लेकिन इसने उसकी त्वचा को जरा भी नहीं जलाया। आग की लपटों के इस गुच्छे को देखकर, जिसे उसकी अपनी जुबानली ने प्रज्वलित किया था, वह चुपचाप हंसा। क्या यह मुझे क्षतिपूर्ति करने वाले स्वर्ग के रूप में गिना जाता है? पूरे 16 साल तक मुझे अपाहिज बना रहा था, लेकिन एक दिन के इस छोटे से अंतराल में जो कुछ भी मेरा होना चाहिए था, वह कई बार मुझे वापस कर दिया गया है। यूचे ने चुपचाप अपने भीतर देखा और देखा कि उसकी अपनी गहरी नसें पहले से ही लाल रंग की हो गई थीं, जैसे कि वे बिना किसी अशुद्धियों के एक चमकदार और पारभासी माणिक से उकेरी गई हों।
न केवल उसकी गहरी नसें, यहाँ तक उसके शिरोबिंदु, रक्त और यहाँ तक हर कोशिका में एक अतिरिक्त लाल रंग था। किसकी बात करते हुए? क्या इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर अब भविष्य में आग से जलने से नहीं डरेगा? यूनचे को पता था कि उसके ये शब्द कितने चौंकाने वाले थे, लेकिन यह एक अतुलनीय वास्तविक भावना थी जो इस समय उसके शरीर और गहरी नसों द्वारा प्रेषित की गई थी। यह सही है, मो ली ने अपनी आवाज में एक अजीब स्वर के साथ कहा। प्राचीन किंवदंतियों में विधर्मी भगवान के पास प्राइमल कैस डायमेंशन में सबसे मजबूत तात्विक शक्ति थी। वह प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करने के लिए जुआनली का उपयोग कर सकता था और जुआनली को भी बदल सकता था। किसी भी समय तात्विक शक्ति। अविनाशी रक्त की उस बूंद की स्मृति छाप के भीतर यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि विधर्मी भगवान द्वारा छोड़े गए 5 बीजों में इस शक्तिशाली तात्विक शक्ति की मूल शक्ति निहित थी। यदि कोई इस मूल शक्ति को प्राप्त कर सकता है तो न केवल वे संबंधित तत्व को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, वे इस प्रकार के तत्व के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा भी विकसित कर सकेंगे। उद्धरण चिन्ह। यह इस रिकॉर्ड के कारण भी था कि भले ही इस राजकुमारी ने विधर्मी भगवान के अविनाशी रक्त का व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं किया था, फिर भी मैंने इस महाद्वीप में आने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया, स्मृति छाप में वर्णित विधर्मी भगवान के गुप्त दायरे को खोजने के प्रयास में। तत्वों को नियंत्रित करने और तत्वों के प्रलोभन से मुक्त होने के कारण यह राजकुमारी भी विरोध करने में असमर्थ है, क्योंकि अब जबकि सच्चे भगवान पूरी तरह से गिर चुके हैं, इस तरह की क्षमता सही अर्थों में है। स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति। मोली की आवाज अचानक ठंडी हो गई। साथ ही यह एक टैबू पेंडोरा का बॉक्स भी है। अब यह पेंडोरा का बॉक्स आपके द्वारा पहले ही खोल दिया गया है। कोई नहीं जानता कि इस ईश्वरीय के फिर से प्रकट होने से किस तरह की चेन रिएक्शन होगी। शक्ति जो लंबे समय से विलुप्त होनी चाहिए थी, शायद तुम स्वर्ग के क्रोध को सहोगे, या शायद यह तुम्हारे लिए अंतहीन विपत्तियां और विपत्तियां लाएगा, क्योंकि एक बार आपके शरीर पर रहस्य उजागर हो जाने के बाद इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो आपको मारना चाहते हैं और आपकी स्वर्ग विरोधी शक्ति को जब्त करना चाहते हैं। अगर यह राजकुमारी आपके साथ उसी जीवन को साझा करने के लिए नहीं होती, यहाँ तक यह राजकुमारी तुम्हें मारना चाहेगी और तुम्हारी शक्ति हड़पना चाहेगी। उद्धरण चिन्ह। अरे, आपको मुझे इस तरह डराने की जरूरत नहीं है ना? हालांकि मैं अचानक नवजात गहन क्षेत्र में पहुंच गया हूं, यह अभी भी केवल नवजात गहन क्षेत्र है। स्वर्ग विरोधी के बारे में भी बात मत करो, यहाँ से कूदने वाला कोई भी गहरा जानवर मुझे नष्ट कर सकता है। यूनचे ने अपनी गर्दन को थोड़ा सिकोड़ लिया और डरने का नाटक किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मोली के शब्दों से उन्होंने आग पर नियंत्रण करने और पूरी तरह से प्रतिरक्षित होने की अपनी क्षमता की पुष्टि की थी, और उनके दिल में सदमे को लंबे समय तक शांत नहीं किया जा सका। कभी भी आग से नहीं डरना, यह वास्तव में एक ऐसी क्षमता थी जो केवल पौराणिक देवताओं के पास ही हो सकती थी, मनुष्यों का उल्लेख नहीं। यहाँ तक शक्तिशाली फ्लेम ड्रैगन जिसे मोली ने मार डाला था, हालांकि इसकी विशेषता आग थी, यह निश्चित रूप से आग से पूरी तरह से बेखबर होने की सीमा तक नहीं थी। अग्नि की शक्ति का सामना करना जो उसके स्तर से कहीं अधिक था, वह इसी तरह शून्य में जल जाएगा। यह राजकुमारी तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए जुआनली की अचानक वृद्धि के कारण तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। तुम्हें शीघ्र ही अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, कम से कम आपके पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। अभी आपका जुआनली का स्तर पहले से ही नवजात गहन दायरे में पहुंच चुका है। शेष समय में आपको अपने वर्तमान जुआनली को मजबूत करने की आवश्यकता है, और यह राजकुमारी आपको कुछ गहन कौशल भी सिखाना शुरू कर सकती है जो आप सीख सकते हैं, इससे पहले इस फ्लेम ड्रैगन से छुटकारा पाएं। इसकी लाश वर्तमान आपके लिए खजानों का एक बड़ा ढेर है। उद्धरण चिन्ह। मोली का लहजा अब भी पहले की तरह ठंडा और उदासीन था, बिना किसी भावना के। हालांकि यूनचे के कानों में इसने उसे पहले से बहुत अलग एहसास दिया, क्योंकि मोली के शब्दों से वह तिरस्कार, अवमानना और कभी कभी झुंझलाहट के सामान्य निशान महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि उसका लहजा अभी भी बहुत सख्त था, लेकिन चिंता का एक हल्का संकेत था। इस समय ऐसा लग रहा था कि यूनचे के पूरे व्यक्तित्व का पुनर्जन्म हो गया है। यहाँ तक बड़ी मात्रा में खून की कमी के कारण होने वाली अत्यधिक कमजोरी की भावना भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह फ्लेम ड्रैगन की लाश के पास गया जो पहले से ही 4 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी थी। एक पल के लिए वह नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करूं। मोली सही थे, यह फ्लेम ड्रैगन की लाश उसके लिए नहीं, शक्तिशाली 4 प्रमुख संप्रदायों सहित ब्लू विंड साम्राज्य में किसी के लिए भी खजाने का एक बड़ा ढेर था। यह एक एम्परर प्रोफाउंड बीस्ट था और उस पर एक सच्चा ड्रैगन सर्वोच्च जानवर थे। उसी स्तर पर एक अजगर के बारे में सब कुछ अन्य गहरे जानवरों से श्रेष्ठ था। उसकी खाल, मांस, रक्त, हड्डियां, सींग, आंखें, पंख, अंतड़ियां, उनमें से एक भी खजाने में नहीं थी। सबसे मजबूत व्यवसायी जो कभी ब्लू विंड कॉन्टिनेंट में दिखाई दिया था, सम्राट प्रोफाउंड दायरे में था। दूसरे शब्दों में, यह फ्लेम ड्रैगन संभवतः बहुत लंबे समय में मारा जाने वाला पहला सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट था। जैसे इस फ्लेम ड्रैगन की लाश का मूल्य अथाह था, खासकर इसका गहरा कोर। स्काई प्रोफाउंड ड्रैगन के प्रोफाउंड कोर के लिए बनिंगहेवन स्कूल ने हजारों मील दूर से आने के लिए 5 महान स्काई प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञों को भेजने में संकोच नहीं किया। सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन के प्रोफाउंड कोर के लिए यहाँ तक उन्होंने शायद इसके लिए आशा करने की हिम्मत नहीं की। फ्लेम ड्रैगन का शरीर कम से कम 100 टन का था।
इतने विशाल शरीर के 4 टुकड़े हो जाने पर भी वह 4 छोटे पर्वतों के समान ही रहेगा। युनचे ने स्काई पॉइजन पल से एक छोटा चाकू निकाला जो बहुत तेज नहीं था। वह इसे जियो कबीले से लाया था और फ्लेम ड्रैगन की लाश को काटने की कोशिश की थी। दबी हुई आवाज के साथ चाकू का ब्लेड तुरंत झुक गया और फ्लेम ड्रैगन की लाश पर केवल एक उथला निशान रह गया। बनिंग हेवन स्कूल के स्काई प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ का बनिंग हेवन ब्लेड इस फ्लेम ड्रैगन के शरीर को नहीं काट सकता था, तो युनचे इसे काटने के लिए एक साधारण चाकू का उपयोग कैसे कर सकता है। हालांकि इतना भयानक रूप से मजबूत शरीर और फ्लेम ड्रैगन की शक्ति के संरक्षण के साथ वास्तव में मोली द्वारा एक पल में 4 टुकड़ों में काट दिया गया था। पहले के दृश्य के बारे में सोचते हुए युनचे खुद को कांपने से रोक नहीं सका। यहाँ तक अगर मोली ने अपनी मां के गर्भ में खेती शुरू की होती तो वह अधिक से अधिक 13 या 14 साल की होती। वह इतने भयानक दायरे में कैसे पहुंच गई। मोली के सामने ब्लू विंड एम्पायर के उन विभिन्न असाधारण प्रतिभाओं को कचरा भी नहीं माना जा सकता था। आप इसकी त्वचा और मांस को नहीं काट सकते, हालांकि इसके गहरे कोर का स्थान इस राजकुमारी द्वारा पहले ही काट दिया जाना चाहिए था। आप एक नज़र डालने के लिए इसके ग्रीवा कशेरुक के अंत तक जा सकते हैं। युनचे का मन। युनचे ने चाकू हटा दिया और मोली के निर्देशों का पालन किया। उग्र ड्रैगन की लाश के रक्तरंजित भाग पर उसने चमकदार लाल रंग की रोशनी देखी। वह था। युनचे जल्दी से ऊपर कूदा, उसका हाथ सटीक रूप से लाल रंग की रोशनी को पकड़ रहा था। जब वह उतरा तो उसके हाथ में एक गोल मोती था जो उसकी हथेली के आकार का 1/3 था। फ्लेम ड्रैगन का गहरा कोर। यह कुछ ऐसा था जो पूरे ब्लू विंड कॉन्टिनेंट को दीवाना बनाने के लिए काफी था। हालांकि यह वर्तमान युनचे के लिए बेकार था, क्योंकि अगर युनचे ने सीधे तौर पर इसकी शक्ति को परिष्कृत करने और अवशोषित करने की हिम्मत की तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, विस्फोट और मरना। गहरा कोर प्राप्त करने के बाद युनचे मूल रूप से फायरी ड्रैगन के अन्य हिस्सों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए वह केवल उन सभी को स्काई पॉइजन पल में स्थानांतरित कर सका। न केवल प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के स्थानिक छल्ले बेहद महंगे थे, उनके पास आमतौर पर केवल कुछ वर्ग मीटर की जगह थी। फायरी ड्रैगन की लाश को रखना असंभव था। हालांकि स्काई पॉइजन पल में अंतरिक्ष की एक अंतहीन मात्रा थी। भले ही उग्र ड्रैगन की लाश 10 गुना बड़ी थी, फिर भी वह बिना किसी दबाव के उसे अंदर जमा कर सकता था। यह देखकर कि युनचे ने उग्र ड्रैगन की लाश को पैक करना समाप्त कर दिया है, मोली ने गंभीरता से कहा, फिर अगले महीने के लिए स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज को मत छोड़ो। इस स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में आपको हर दिन कम से कम 5 कॉमन बीस्ट्स को मारने की जरूरत है जो 9वें स्तर से ऊपर हैं या पहले लेवल के प्रोफाउंड बीस्ट्स हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान तोड़ने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने वर्तमान जुआनली को स्थिर करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, युनचे ने सिर हिलाया। एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 4थे स्तर से नवजात प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर तक बढ़ते हुए उसे वास्तव में जुबानली में विस्फोटक वृद्धि को अनुकूलित और स्थिर करने के लिए समय की आवश्यकता थी। किसके बारे में बात करते हुए क्या आपने अभी कहा कि आप मुझे एक गहन कौशल सिखाना चाहते हैं? तुम्हारी वर्तमान जुआनली के साथ इस राजकुमारी के पास केवल एक गहन कौशल है जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। क्या है वह? स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो। मोली ने धीरे से नाम कहा। यह एक गहन आंदोलन कौशल है। अपने प्रारंभिक चरण में इसे सक्रिय करने के लिए केवल जुबानली की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। गहन आंदोलन कौशल। युनचे थोड़ा निराश हुआ। क्या कोई आक्रामक गहन कौशल नहीं है? इस राजकुमारी के पास आक्रामक गहन कौशल में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप अभी सीख सकते हैं। भले ही स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक गहन आंदोलन कौशल है, आपको इसे कम नहीं समझना चाहिए। एक बार स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का उपयोग करने के बाद आपकी गति एक पल में विस्फोट हो जाएगी, इतनी तेजी से कि आपकी बाद की छवियां भी धूमिल नहीं हो पाएंगी। यदि आप स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के प्रारंभिक चरण में साधना कर सकते हैं तो आप एक ही स्तर के 2 विरोधियों का सामना कर सकते हैं और हार नहीं सकते। यदि आप इसकी चरम सीमा तक साधना करते हैं, भले ही विरोधी आपसे 3 से 5 स्तर ऊपर हो, फिर भी वे आपको आसानी से पराजित नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मोली के आखिरी वाक्य ने तुरंत युनचे के खून में उबाल ला दिया। इसके अलावा यह एकमात्र गहन आंदोलन कौशल है जो इस राजकुमारी के पास है। मोली का अस्तित्व किस स्तर का था? उसके एकमात्र गहन आंदोलन कौशल की ताकत की कल्पना की जा सकती थी। युनचे ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे सीख लूंगा। एमेन, मैं इसे अभी सीख लूंगा। मोली ने मना नहीं किया और उदासीनता से कहा, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को साधने के लिए आपके पास अत्यधिक उच्च स्तर की समझ होनी चाहिए। यदि आपकी समझ पर्याप्त है तो आप 3 महीने में छोटी छोटी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी समझ अपर्याप्त है तो आप अपने शेष जीवन के लिए कभी भी इसकी खेती नहीं कर पाएंगे। आप इसे सीख सकते हैं या नहीं, और आप इसे किस हद तक साधना कर सकते हैं, यह आपकी अपनी समझ पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह। यह राजकुमारी वर्तमान में मानसिक रूप से कमजोर है और उसे जल्द से जल्द स्काई पॉइजन पल में आराम करने की आवश्यकता है। ये राजकुमारी सबसे पहले आपको स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को सक्रिय करते समय जुआनली के संचलन की विधि और आवश्यक बातें बताएगी, साथ ही साथ संबंधित मंत्र। उसके बाद आपको खुद पर भरोसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, युनचे ने गंभीरता से सिर हिलाया। जहां थे वहीं बैठ गए और मोली के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनने लगे। आसपास के निवासियों और गहरे जानवरों ने इस ज्वाला ड्रैगन गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बनिंग हेवन स्कूल के वे कुछ लोग शायद अपनी बुद्धि से डर गए थे और उनके लिए वापस लौटना और भी असंभव था।
इस प्रकार यहाँ अंदर युनचे को किसी को परेशान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो, यह पहला गहन कौशल था जिसे युनचे ने इस दुनिया में विकसित किया था। हालांकि वर्तमान उसे पूरी तरह से नहीं पता था कि स्टार गॉड दो शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 1 महीने बाद स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज। आसमान में अभी अभी बारिश हुई थी और हवा ताज़ा और नम थी। शाखाएं और पत्तियां सभी पानी की बूंदों से भरी थीं। इस समय अंडरब्रश के आंदोलन के बाद जमीन पर मौजूद सभी पक्षी डर के मारे उड़ गए और दूर तक उड़ गए। जल्द ही झाड़ियों को अलग कर दिया गया और एक आदमी जितना लंबा एक ग्रे भेड़िया धीरे धीरे अपनी क्रूर आंखों के साथ घूम रहा था। प्रथम श्रेणी के गहरे जानवर के रूप में यह स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में खतरे से कहीं अधिक शिकार था। ग्रे वुल्फ के अस्तित्व के कारण भी एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल जुआनजे ने अकेले इस क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। बहुत जल्दी उसकी दृष्टि में एक शिकार दिखाई दिया। यह काले कपड़े पहने एक युवक था। वह वर्तमान में हल्के और धीमे कदमों से चल रहा था और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर अभी भी अपरिपक्वता का संकेत था। यह ऐसा था मानो वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक जोड़ी भयानक आंखें उसे घूर रही थीं। वह कदम कदम करीब जाता गया और करीब हुश धूसर भेड़िए की आकृति झाड़ी से बिजली की तरह निकली। भेड़िए की विस्फोटक शक्ति भयानक थी। यहाँ तक अगर यह एक ट्रू प्रोफाउंड रियल जुआनजे था तो पूरी तरह से तैयार न होने की स्थिति में ग्रे वुल्फ द्वारा घात लगाकर हमला किया जा रहा था उसके लिए चकमा देना लगभग असंभव था। ग्रे वुल्फ की दृष्टि में यह पहले से ही अपने लक्ष्य के करीब और करीब आ रहा था। इसके दांत पहले से ही उसके गले पर निशाना लगा रहे थे और फिर उसने बेरहमी से काट लिया। टकराना, कुछ ऐसा हुआ जिसने भूरे भेड़िए को चौकन्ना कर दिया। इसने स्पष्ट रूप से मानव के शरीर को छुआ था और उसे जमीन पर फेंकने और उसके गले को काटने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर सीधे उसके पास से गुजरा और वह भयंकर रूप से जमीन पर गिर गया। केवल इसी क्षण युवक की छवि गायब हो गई। गहन ऊर्जा से भरा एक भारी मुक्का पहले से ही यश वुल्फ के दाहिनी ओर जमकर गिरा था। उसके सिर पर जोर से प्रहार कर रहा था जिससे वह खून से लथपथ चीख निकल गया। उसके सातों छिद्रों से रक्त बहने लगा और वह तुरंत मूर्छित हो गया। युनचे ने अपने हाथों से ताली बजाई और जैसे कि उसने ग्रे भेड़िए को नहीं देखा जो मौत से जीवन नहीं जानता था, वह आगे बढ़ता रहा। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के पहले चरण को स्थिर करने में केवल 1 महीने का समय लगा। आप 16 साल से अपंग थे। यह आपकी समझ की बर्बादी थी। मोली कहने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मूल रूप से सोचा था कि युनचे को पहले चरण में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल 1 महीने में उसने पहले ही थोड़ी प्रगति कर ली है और वह प्रसन्न होकर स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के पहले चरण का उपयोग कर सकता है। इन कुछ दिनों से मैं बहुत देर से अपडेट कर रहा हूँ। मुझे सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसे पढ़ना कठिन हो गया है। सबसे पहले मैं अपनी गहरी क्षमायाचना करूंगा। दरअसल ऐसा नहीं था कि उसके पास दिन में लिखने का समय नहीं था, बल्कि वह हाल ही में अटक गया था। इतनी मेहनत से अटका कि काश मैं मर गया होता। उपन्यास के शुरुआती, मध्य और यहाँ तक बाद के चरण सभी बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन केवल सबसे हालिया छोटा प्लॉट ही मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मेरी मूल योजना के अनुसार युनचे स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज को छोड़ देगा, न्यू मून सिटी में प्रवेश करेगा और फिर विभिन्न कारणों से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में शामिल होगा। लेकिन यहाँ समस्या आती है। उपन्यास पहले से ही 2 लाख शब्दों के करीब है, लेकिन उस समय के अलावा जब नायक ने जियोयुलोंग को मारने के लिए स्टार कंसीलिंग पिल का इस्तेमाल किया था, जिसे मुश्किल से एक छोटा प्रकोप माना जा सकता था, वह या तो सुस्ती से सहन कर रहा था या कि संरक्षण मैन विभिन्न महिलाएं, पहले जिया किंग्यू फिर मोली। एक पाठक के दृष्टिकोण से मेरे स्वाद के अनुसार इतने लंबे समय तक लिखने के बाद भी नायक ने अभी भी अपनी दबंग आभा प्रकट नहीं की है और दूसरों पर कदम रखा है। यह बस असहनीय है और मैं अब और नहीं पढ़ सकता। और न्यू मून सिटी में प्रवेश करने के बाद मूल सेटिंग्स के अनुसार अभी भी शांति की एक छोटी अवधि होगी। मुझे बहुत चिंता है कि शांति का यह दौर हर किसी के आखिरी धैर्य को खत्म कर देगा। यदि आपने मंगल की पहली कुछ किताबें पढ़ी हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे उपन्यास का नायक शुरू से अंत तक हमेशा अहंकारी रहा है। इस बिंदु तक वह अभी भी वास्तव में विस्फोट नहीं हुआ है। मैं खुद भी इसे अब और सहन नहीं कर सकता। न्यू मून सिटी ब्लू विंड एम्पायर के केंद्र के पूर्व में स्थित था। इसका पैमाना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। शहर के अंदर और बाहर सभी आकार के कई संप्रदाय थे। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली ने यहाँ एक इंपीरियल प्रोफाउंड पैलेस भी स्थापित किया था। यहाँ तक कि जियो शोल और बनिंग हेवन स्कूल की भी यहाँ शाखाएं थीं। परिणामस्वरूप अनगिनत युवा जुआनजे एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल होने और गहन साधना के मार्ग का अनुसरण करने के लिए भाग्यशाली होने की उम्मीद में सभी दिशाओं से आए। इस दिन न्यू मून सिटी के सिटी गेट के पूर्व से काले कपड़े पहने एक युवक धीरे धीरे चला। वह केवल 16 या 17 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ अपरिपक्वता थी, लेकिन उसकी आंखें केंद्रित और गहरी थीं। उनके चेहरे पर एक दृढ़ता और शांति थी जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसकी आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी थी। कठोर जमीन पर उसका हर कदम एक उथला खरोआ और पसीने की बूंदों की एक चौंकाने वाली पंक्ति छोड़ देता था। सियान फॉरेस्ट टाउन और न्यू मून सिटी के बीच की दूरी कुल 700 किलोमीटर थी। युनचे 1 महीने से अधिक समय तक चला। ऐसा नहीं था कि वह तेजी से नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह बस नहीं कर सका।
जिस दिन उसने सियान फॉरेस्ट टाउन छोड़ा, मोली ने उसे एक भारी वस्तु खोजने के लिए कहा जिसका वजन 400 किलोग्राम से अधिक था। और यूचे अपने प्रति काफी निर्मम था। उसने अपने पास छोड़े गए सभी पीले गहरे सिक्कों को खर्च कर दिया और सीधे सियान फॉरेस्ट टाउन में लोहार से 660 किलोग्राम वजन का पिग आयरन का एक टुकड़ा खरीद लिया। फिर युनचे ने भोजन तैयार किया और सियान फॉरेस्ट टाउन से रवाना हो गया। उसने एक गहरा घोड़ा नहीं खरीदा बल्कि चला गया और इस कच्चे लोहे के टुकड़े को ले गया जिसका वजन 660 किलोग्राम था। अगर यह ट्रू प्रोफाउंड रियल में जुआनजे होता तो यह वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन शैंज के लिए नवजात गहन दायरे में यह निश्चित रूप से एक महत्वहीन वजन नहीं था। पहले दिन उसने कच्चा लोहा उठाया। हर कदम पर युनचे ने बड़ी मात्रा में जुआनली का उपभोग किया। उसी समय उनके कंधे में असहनीय दर्द हो रहा था और उनकी गर्दन को ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय टूट सकता है। 400 कदम चलने के बाद उसकी जुआनली पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके पूरे शरीर को पिग आयरन से जमीन पर दबा दिया गया था और वह बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सका। लेकिन थोड़े आराम के बाद उन्होंने पिग आयरन के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। वह उसे ले जाता रहा और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। पिग आयरन के इस टुकड़े को लेकर युनचे पूरे 700 किलोमीटर चला। उनके भोजन में वही सूखा राशन और निम्न स्तर के गहन पुनर्प्राप्ति छर्रों शामिल थे जिन्हें उन्होंने स्वयं परिष्कृत किया था। उन्होंने स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में तैयार किए गए झरने का पानी पिया। रास्ते में उसने जो पसीना छोड़ा वह एक बड़ी जलधारा बनाने के लिए काफी था। युनचे की भयानक इच्छाशक्ति ने एक बार फिर मोली को चकित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान युनचे ने कभी भी पिग आयरन को अपनी पीठ पर नहीं रखा था। भले ही उसका पूरा शरीर थक गया था और उसकी पीठ से खून बह रहा था, उसने अस्वीकृति की थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की, न ही उसने दर्द की कोई आवाज की। इसके बजाय वह अतुलनीय रूप से शांत रहा। 700 किमी। शुरू से ही चलने में दिक्कत होती थी, बाद में उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। युनचे की गहरी नसों में जुआनली भी थक गया था और हजारों बार ठीक हो गया था। थक गया और ठीक हो गया, मोटा और मोटा होता गया। यहाँ तक आधे महीने पहले ही एक और सफलता के संकेत मिल रहे थे। हालांकि युनचे ने जुआनली को जबरदस्ती दबा दिया और उसे टूटने से रोक दिया। पहले जुआनली का विकास बहुत भयंकर था। उसे जुआनली को काफी स्थिर बनाना था और अपने शरीर को इस जुआनली को पूरी तरह से अनुकूलित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाना था। इस दिन न्यू मून सिटी का सिटी गेट आखिरकार उनकी दृष्टि में दिखाई दिया। हम अंत में यहाँ हैं। युनचे धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके मुंह के कोने से हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी यदि आप समान स्तर के गहन जानवरों के खिलाफ लड़ते हैं तो आप बिना किसी रहस्य के जीत सकते हैं। हालांकि निम्न स्तर के गहरे जानवरों में कम बुद्धि होती है और उनके हमले के तरीके सरल और अभावपूर्ण होते हैं। यदि आप एक सच्चे विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो चलिए इस न्यू मून सिटी से शुरू करते हैं। मोली ने वरिष्ठता के भाव से कहा। ठीक है। युनचे ने सिर हिलाया। उसकी टकटकी बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी और इसके बजाय उसमें फीकी उत्तेजना और अपेक्षा थी। अब अपने शरीर पर गहरे लोहे को उतारो। आपका शरीर पहले से ही जुआनली की विस्फोटक वृद्धि के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो चुका है। नहीं, मुझे लगता है कि भले ही यह कुछ और स्तरों तक फट जाए, आपका शरीर इसे झेलने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गहरा लोहा युनचे द्वारा जारी किया गया था और जमीन में एक गहरे अवसाद को तोड़ते हुए जमीन पर फेंक दिया गया था। उस पल में युनचे ने महसूस किया कि उसका शरीर इतना हल्का था कि ऐसा लगता था जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसने अपनी सांस को थोड़ा ऊपर उठाया, अपने पैरों को थपथपाया और इस छलांग के साथ वह वास्तव में सीधे 15 मीटर से अधिक कूद गया। फिर वह लगातार जमीन पर उतरा। उसके दाहिने हाथ की एक लहर के साथ लाल लाल लपटों का एक गुच्छा उसके दाहिने हाथ पर जलने लगा और फिर जल्दी से बुझ गया। फिर यह फिर से जल गया और फिर से बुझ गया। वह इसे बिना किसी बाधा के अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। मैं आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ। आपका वर्तमान शरीर पहले से ही विधर्मी भगवान के 7 लोगों के पहले दायरे का सामना कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं जिसे आप हरा नहीं सकते, तो आप पहला गेट खोलने का प्रयास कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं अब पहला गेट खोल सकता हूँ? युनचे ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। मुश्किल से। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। आपके वर्तमान जुआनली और काया के साथ यह आपके जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे कुछ हद तक स्थायी क्षति होगी या नहीं, यह राजकुमारी निश्चित नहीं हो सकती है। नवजात गहन क्षेत्र के 7वें स्तर से पहले यह सबसे अच्छा है कि आप इसे लापरवाही से उपयोग न करें। मोली ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। युनचे मूल रूप से पहले गेट को खोलने की भावना को आजमाना चाहते थे और साथ ही वह यह देखना चाहते थे कि उद्घाटन के साथ आने वाला गहन कौशल कितना शक्तिशाली होगा। हालांकि मोली के शब्दों को सुनने के बाद वह केवल आज्ञाकारी रूप से इस विचार को छोड़ सकता था। यदि उसका शरीर वास्तव में इसका सामना नहीं कर सका और अपूरणीय क्षति हुई तो यह एक बहुत बड़ी क्षति होगी। जैसे ही वह न्यू मून सिटी के पास पहुंचा, राजसी और मोटी शहर की दीवारें एक बेहद दमनकारी आभा के साथ युनचे के सामने दिखाई दी। विशाल शहर के फाटकों के नीचे लोगों की धाराएं एक अंतहीन धारा में आती और जाती थीं, एक हुड़दंग प्रस्तुत करती थी जिसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ने पहले कभी नहीं देखा था।
न्यू मून सिटी में प्रवेश करते हुए और सड़कों पर चलते हुए जहां तक नजर जा सकती थी वहां हर तरह की इमारतें और दुकानें थी जहां तक नजर जा सकती थी। लोगों की भीड़ इधर उधर हो रही थी और ध्वनि तरंगे ज्वार की तरह थी। यह बेहद जीवंत और हलचल भरा था। इसके अलावा लिंग या उम्र की परवाह किए बिना लगभग सभी के शरीर में एक मजबूत या कमजोर जुआनली आभा थी। आखिरकार यह एक महानगर है। इसकी तुलना में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी एक छोटे से बड़े शहर की तरह है। यूनचे ने आह भरते हुए कहा, हेलो अंकल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ स्थित है? यूनचे ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बुलाया जो अधिक मिलनसार दिखता था और विनम्रता से उससे पूछा, ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स? उस व्यक्ति ने यूनचे को ऊपर नीचे देखा। उनके साधारण पहनावे और अत्यधिक कम उम्र के कारण उन्हें संदेह का एक विस्फोट महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया, यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर जाएं, लगभग 7 सड़कों को पार करें, फिर दाएं मुड़ें और सीधे तब तक चले जब तक आप उस तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि नौजवान, ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जगह, चाहे आप खरीदना या बेचना चाहें, आपके पास काफी मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यूचे ने सिर हिलाया, अपना धन्यवाद व्यक्त किया और उस व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा में चल दिया। 7 अत्यंत लंबी सड़कों से चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और अगले आधे घंटे तक चलता रहा। लोगों का आना जाना अचानक कम हो गया और माहौल भी एकदम अलग हो गया। यूचे की नज़र में पिचकाले ढलते चांद के साथ जड़ा हुआ एक विशाल फलक दिखाई दिया। 4 शब्द ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्षैतिज रूप से ब्लैक मून के तहत लिखे गए थे। हालांकि वे केवल 4 शब्द थे, फिर भी उनमें एक अवर्णनीय निवारक शक्ति थी। अन्य स्थानों की चहल पहल भरी सड़कों से भिन्न, वहां से न केवल बहुत कम लोग गुजर रहे थे, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग अपने मुंह कसकर बंद किए हुए जल्दी में चल रहे थे। हंगामे की तो बात ही छोड़िए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जोर से बोलता हो, जैसे कि वे किसी चीज को परेशान करने से डरते हों। यह ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैसा ही है जैसा दादाजी ने कहा था। यूचे ने धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया। ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय फीनिक्स साम्राज्य में स्थित था, जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 7 देशों में सबसे बड़ा देश था। इसकी शाखाएं विभिन्न देशों और प्रमुख शहरों में फैली हुई थीं। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स समूह था और लगभग 1000 वर्षों के लिए इसे पारित कर दिया गया था। न केवल इसका पतन नहीं हुआ, बल्कि यह दिन ब दिन मजबूत होता गया और धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बन गया जो दुनिया को अपनी इच्छानुसार हिला सकता था। बेशक ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह सरल नहीं था। ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर हावी होने की अनुमति देने में सक्षम होने के लिए इसके पीछे की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। उस समय जब जियो ली ने ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिक्र किया तो उन्होंने गंभीरता से उल्लेख किया था कि ब्लू विंड साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदाय भी ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने उतावलेपन से पेश आने की हिम्मत नहीं करते थे। ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था बेहद सख्त और कठोर थी। यह लेन देन में लगभग पूर्ण निष्पक्षता प्राप्त कर सकता है और कभी भी किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लेगा। हालांकि ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा केवल उच्च श्रेणी के सामान के साथ काम किया था और कभी भी निम्न श्रेणी के सामानों पर एक नज़र डालने की जहमत नहीं उठाई थी। नतीजतन ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो चीजें बेची वे निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें एक साधारण परिवार वहन कर सकता था। जहां तक बड़ी संप्रदाय की ताकतों का सवाल है, उनके बहुत सारे संसाधन भी ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हैं। ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित मासिक नीलामी हमेशा खचाखच भरी हुई थी। ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्थान की पुष्टि करने के बाद यूनचे एक कोने में आ गया और आसपास कोई नहीं था। फिर उसने औषधीय पाउडर की एक छोटी बोतल निकाली जिसे स्काई पॉइजन पल से पहले से परिष्कृत किया गया था और जल्दी से उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। आप क्या कर रहे हैं? मो ली ने उत्सुकता से पूछा। यूनचे ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो मूल कोमल चेहरा पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह एक दृढ़ और ठंडे अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा था। उनकी आंखें भी जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थीं। उन्होंने अपने हाथों पर थोड़ी मात्रा में औषधीय पाउडर लगाया जिससे वे थोड़े सूखे लगने लगे। फिर उसने थोड़ा पहना हुआ लहंगा निकाला और अपने बदन पर काले कपड़े बदल लिए। उसने बांस की टोपी निकाली और उसे पहन लिया जिससे उसका आधा चेहरा ढंक गया। आप वास्तव में जानते हैं कि खुद को कैसे छिपाना है? मोली आश्चर्य में चिल्लाया। एक चमत्कारी डॉक्टर के लिए खुद को भेष बदलना कुछ भी नहीं है। यूचे गर्व से मुस्कुराया। फिर उसका चेहरा सख्त और ठंडा हो गया और उसकी आवाज भी कर्कश हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ दिखाई देता है, यह हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैग्नेट होगा और कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। जब तक ग्रेड पर्याप्त उच्च है, ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ भी स्वीकार और बेच देगा। वहाँ सुंदर लड़कियों के कपड़े भी हो सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उसने सुंदर लड़की के कपड़े शब्द कहा तो यूनचे ने स्पष्ट रूप से मोली को गुनगुना की एक नर्म आवाज सुनाई। आम लोगों के लिए वे सभी ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। इस प्रकार जब वे इस जगह से गुजरते थे तो वे जल्दबाजी में वहां से गुजरते थे, ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते थे जो ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नाराज कर सकता था। यूनचे की अजीब पोशाक ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने उसे ब्लैकमून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्थिर कदमों के साथ चलते देखा तो यूनचे की ओर उनकी निगाहें थोड़ी श्रद्धा से भर गईं।
जिनके पास ब्लैक मून में व्यापार करने के लिए पूंजी थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स निस्संदेह बड़े शॉट थे। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंटीरियर बहुत बड़ा था और वैराग्य में दमन की एक हल्की सी अनुभूति थी। जब आम लोग आते थे तो वे यहाँ के वातावरण से दंग रह जाते थे। सामानों की विशाल अलमारियों पर हर तरह के सामानों की चकाचौंध भरी कतार थी। औषधीय जड़ी बूटियां, अमृत, हथियार, कवच, रत्न, निम्न स्तर के गहन जानवरों के गहन कोड और यहाँ तक कि निम्न स्तर के गहन कौशल, वह सब कुछ था जिसकी कोई इच्छा कर सकता है। लेकिन बेशक यहाँ बिकने वाली कोई भी चीज महंगी नहीं थी। उनमें से कुछ शायद एक साधारण परिवार से गरीबी के जीवन भर खर्च करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था जो अपने शुरुआती 30वें दशक में लग रहा था। उसने यूचे की तरफ देखा जो अभी अभी आया था। भले ही उसका सामना यूचे के अजीबोगरीब पोशाक से हुआ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं डगमगाईं। उन्होंने भावहीन होकर कहा, क्या आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? यूचे ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 3 सुर्ख लाल रंग के अमृत काउंटर पर पटक दिए। ठंडी आवाज के साथ उन्होंने कहा, 3 फायर स्पिरिट अमृत, अपनी कीमत बताओ। वो 3 लाल लाल अमृत फायर स्पिरिट अमृत थे जिसे यूचे ने फायर स्पिरिट ग्रास से परिष्कृत किया था, जिसे उन्होंने फ्लेम ड्रैगन की गुफा में इकट्ठा किया था। अग्नि आत्मा अमृत। दुकान सहायक के कठोर चेहरे ने अंत में अभिव्यक्ति का थोड़ा परिवर्तन दिखाया। उसने एक उठाया और धीरे से उसे अपनी उंगली से छुआ। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह रोया। 10वीं रैंक वाली फायर स्पिरिट एलिक्जर। एक अमृत के निर्माण के लिए सामग्री का संग्रह, सामग्री का भंडारण, हथियार शोधन का विकल्प, आग पर नियंत्रण और तड़के की तकनीक की आवश्यकता होती है। ये सभी प्रक्रियाएं संभवतः औषधीय शक्ति के नुकसान के साथ हो सकती हैं। विशेष रूप से तड़के की प्रक्रिया के दौरान, यहाँ तक सबसे अच्छा कीमियागर भी औषधीय शक्ति को पूरी तरह से फैलने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए 60% शुद्धता वाले अमृत को उच्च श्रेणी का अमृत माना जाता था, 70 से 80% दुर्लभ सर्वोच्च श्रेणी का अमृत था और 90% अद्वितीय श्रेणी का अमृत था जिसे केवल उच्च संप्रदाय के शीर्षस्थ कीमियागर ही परिष्कृत कर सकते थे। जहां तक क्रम के अमृत की बात है, भले ही इसे किसी शीर्षस्थ कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया गया हो, फिर भी यह 10,000 में से एक होगा। अमृत शुद्धता जितनी अधिक होगी, शरीर में औषधीय शक्ति और शोधन की गति उतनी ही तेज होगी और कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। उसी अमृत के लिए 80% अमृत 70% अमृत से कम 2 गुना महंगा होगा। जहां तक प्रतिशत अमृत की बात है, बाजार में उसे देखना लगभग असंभव था। इसका उपयोग या तो संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों द्वारा किया जाता था या श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता था। जहां तक रैंक के अमृत की बात है, तो यह ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी दुर्लभ था, जिसने पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को कवर किया था। यह ठीक होता अगर केवल एक ही होता जो 10वें स्थान पर होता, लेकिन दुकान के सहायक को जल्दी से एहसास हुआ कि तीनों फायर स्पिरिट अमृत 10वें स्थान पर थे, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फायर स्पिरिट ग्रास को ढूंढना पहले से ही कठिन था और फायर स्पिरिट पिल का शोधन और भी कठिन था। जहां तक 100% शुद्धता वाली फायर स्पिरिट गोली की बात है, तो उसने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। वह कल्पना कर सकता था कि अगर इन 3 फायर स्पिरिट पिल्स को जुआनजे द्वारा देखा जाता, जिसने फायर एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट की खेती की, तो वह शायद उन्हें इस हद तक लालच देगा कि उसकी आंखें बाहर गिर जाएंगी। अपनी कीमत बताओ, यूचे ने ठंडेपन से दोहराया। दुकान के सहायक ने जल्दी से होश संभाला और जल्दी से एक काला लकड़ी का बक्सा पाया। औषधीय प्रभावों को खत्म होने से बचाने के लिए उन्होंने उसमें 3 फायर स्पिरिट पिल्स रखीं। जब उसने यूचे का सामना किया तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक सम्मानजनक हो गई। यूचे ने लापरवाही से 3 10वीं कक्षा की फायर स्पिरिट गोलियां सौंप दी थीं और वह उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए बाहर भी ले गया था। इसके अलावा वास्तव में ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनकी इतनी ठंडी और अहंकारी अभिव्यक्ति थी। यहाँ तक अगर वह सोचने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करता तो उसे पता चल जाता कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक बड़ा शॉट था। उन्होंने सावधानी से कहा, 3 10वीं रैंक की फायर स्पिरिट पिल्स, सबसे अच्छी से अच्छी कीमत के लिए मैं आपको प्रति गोली 100 बैंगनी गहरे सिक्के दूंगा। लगभग 300 बैंगनी गहरे सिक्के कैसे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे काफी देर तक चुप रहा। यूचे ने लंबे समय तक बात नहीं की, जिससे दुकान सहायक को आशंकित महसूस हुआ। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो बिना किसी हिचकिचाहट के कीमत बढ़ा देगा। 3 10वीं रैंक फायर स्पिरिट पिल्स, भले ही मुख्यालय में रखी गई हो, सबसे अच्छी होंगी। ऐसे अनगिनत संप्रदाय थे जिन्होंने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अग्नि विशेषता गहन कलाओं की खेती की। यदि उन्हें उन बड़े संप्रदायों को बेचा जाना था तो प्रत्येक गोली बहुत अधिक कीमत पर बेची जाएगी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगा सकता था कि यूचे की चुप्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि कीमत बहुत कम थी। वह कीमत से इतना चौंक गया था कि वह खाली हो गया। 300 बैंगनी गहरे सिक्के, व्हाट द हेल। वह पूरे 3 लाख पीले गहरे सिक्के थे। एक साधारण परिवार की करीब 100 साल की आय। अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में अपने पिछले जीवन में जब उन्होंने अपने गुरु का अनुसरण किया तो उनके गुरु ने हमेशा लोगों को बचाने के लिए परिष्कृत दवाई दी और कभी भी एक पैसा नहीं लिया। अपने गुरु के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए स्काई पॉइजन पल का इस्तेमाल किया। इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की गोलियों के बाजार मूल्य का स्पष्ट अंदाजा नहीं था।
उसने मूल रूप से सोचा था कि यह बहुत अच्छा होगा यदि वह फायर स्पिरिट पिल्स बेच सकता है, जिसे उसने एक बैंगनी गहरे सिक्के के लिए आकस्मिक रूप से परिष्कृत किया। उनमें से 3 को बेचना उसके लिए थोड़ी देर के लिए काफी होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी सीधे 300 बैंगनी गहरे सिक्के मांगेगी। वह इतना चौंक गया कि बहुत देर तक बोल नहीं पाया। गोलियां, यह चीज वास्तव में बहुत अधिक मूल्य की थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अच्छी गोलियां वास्तव में हास्यास्पद रूप से महंगी थीं, क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां व्यावहारिक रूप से गहन कलाओं और जुआनली की खेती के लिए एकमात्र शॉर्टकट थीं। कभी कभी किसी व्यक्ति की कई वर्षों की कड़वी साधना की तुलना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नीली गई गोली से नहीं की जा सकती। यह देखकर कि उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, दुकान सहायक अब और पीछे नहीं हट सका और कहा, यदि आप इस कीमत से संतुष्ट नहीं हैं तो सौदा। यूचे ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया और 2 कर्कश शब्द बोले। यह देखकर कि दूसरा पक्ष सीधे इसके लिए सहमत हो गया, दुकान सहायक अपनी खुशी को रोक नहीं सका। 300 बैंगनी गहरे सिक्के लेकर उन बड़े संप्रदाय को बेचने के बाद एक गोली के लिए 1000 बैंगनी गहरे सिक्के निश्चित रूप से उन्हें मौत से लड़ने के लिए काफी थे। उसने जल्दी से फायर स्पिरिट की गोलियां रखीं, घूमा और बैंगनी रोशनी से जगमगाते कार्ड को निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए खुद को व्यस्त कर लिया और उससे यूचे को सौंप दिया। यह आपका कल्टीवेशन कॉइन कार्ड है, कृपया इसे अच्छी तरह से रखें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमारे ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिर से आने के लिए आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। एक बैंगनी कल्टीवेशन कॉइन कार्ड का मतलब था कि अंदर की राशि 1 से अधिक बैंगनी गहरा सिक्का था। जब यूचे ने इसे प्राप्त किया और जांच की तो अंदर ठीक 300 बैंगनी रंग के गहरे सिक्के थे। यूचे ने अपने पूरे 2 जीवन में इतने पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया था। पिछले 16 वर्षों में उसकी सारी बचत 1000 पीले गहरे सिक्कों से थोड़ी ही अधिक थी। 300 बैंगनी गहरे सिक्के, यह सब बर्बाद करने में कितना समय लगेगा? अगर छोटी चाची ने यह देखा तो वह निश्चित रूप से डर जाएगी। कल्टीवेशन कॉइन कार्ड रखने के बाद यूचे तुरंत नहीं गया। उसने अपना दाहिना हाथ फिर से मेज पर पटक दिया और अपरिवर्तनीय ठंडे स्वर में कहा, एक गहरा कोर, कीमत बताओ। जब यूचे ने स्कारलेट प्रोफाउंड कोर को काउंटर पर रखा तो मोली की आवाज अचानक उसके दिमाग में आई, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे बेचना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं, बेशक मैं इसे नहीं बेचूंगा। यूचे ने जल्दी से मना कर दिया, चिंता मत करो, मैं बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि भविष्य में मेरे लिए चीजें करना सुविधाजनक हो जाए। मोली ने कोई जवाब नहीं दिया। गहरा कोर, दुकान के सहायक ने संदिग्ध रूप से इसे उठाया। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, भले ही वे सबसे निचले स्तर पर थे, बल्कि आश्चर्यजनक दृष्टि थी। हालांकि वह एक ही नज़र में यह नहीं बता सकता था कि यह किस गहरे जानवर का गहरा कोर है। उन्होंने प्रोफाउंड कोर को अपने हाथ में पकड़ रखा था और थोड़ी देर रगड़ने के बाद उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दोनों हाथ एक ही समय में हिंसक रूप से कांपने लगे। यह ड्रैगन कोर, और यह एक सम्राट गहरा ड्रैगन का ड्रैगन कोर है। उद्धरण चिन्ह। हम्फ, हो हल्ला मत करो, कीमत तुरंत बताओ, यूचे ने अधीर स्वर में कहा। दुकान के सहायक ने गहन कोर को वापस काउंटर पर रख दिया और उसे फिर से लेने की हिम्मत नहीं हुई। जिस तरह से उसने यूचे को देखा वह भी नाटकीय रूप से बदल गया। उसने सावधानी से कहा, आदरणीय अतिथि, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इतना बड़ा मामला, यह छोटा निर्णय नहीं कर सकता। यहाँ तक बोलते हुए वह मुड़ा और चिल्लाया, एल्डपो, जल्दी आओ, एक बड़ा कारोबार है, जल्दी। उसके बोलने के कुछ देर बाद ही एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियां लकड़ी की बनी हुई थीं, लेकिन जब उन्होंने उस पर कदम रखा तो उसमें थोड़ी सी भी चरक की आवाज नहीं आई। उसकी जोड़ी आंखें कोमल लग रही थीं, लेकिन भीतर निहित प्रकाश एक ठंडी चमक की तरह तेज था। और यह व्यक्ति न्यू मून सिटी का प्रसिद्ध ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दुकानदार पूहे था। बड़ा व्यापार। वह चला गया और उदासीनता से यूचे को देखा। उनकी निगाह शांत थी, लेकिन उसमें अहंकार का संकेत था। एल्डपो, तुम देखो। दुकान के सहायक ने गहरा कोर उठाया और कांपते हाथों से पूहे को प्रस्तुत किया। उसने उसकी ओर देखा और असंतोष के साथ कहा, तुम वास्तव में अधिक से अधिक बेकार हो रहे हो। एक छोटा गहरा कोर आपको इतना उत्साहित कर सकता है? क्या यह स्वर्गीय जुबान की गोली हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जैसे बाहरी लोगों, ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कभी दुनिया नहीं देखी है? उद्धरण चिन्ह। पू के रूप में उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ व्याख्यान दिया। उन्होंने लापरवाही से क्लर्क के हाथ से गहरा कोर ले लिया। जिस क्षण यह उसके हाथ में आया, उसकी आवाज एक कर्कश अवस्था में आ गई और उसकी पूरी हथेली एक पल के लिए कांप उठी। उसने जल्दी से अपनी आंखें करीब लाईं और अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने गहन कोर के भीतर की शक्ति को ध्यान से महसूस किया। कुछ सांसों के बाद उसका पूरा शरीर एक बार फिर कांपने लगा। उसकी दाढ़ी मुड़ी हुई थी और उसने एक चीख निकाली जो क्लर्क की तुलना में कम से कम 8 डिग्री अधिक थी। स्काई प्रोफाउंड ड्रैगन कोर। दुकान के सहायक ने चुपके से आंखें मूंद लीं। अभी तुमने कहा था कि मैं आ गया और अब तुम मुझसे भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हो। एकमात्र सम्राट प्रोफाउंड कोर आप सभी को ऐसा उपद्रव करवा सकता है। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में अधिक से अधिक बेकार होता जा रहा है। जब पूहे अत्यधिक सदमे में था, उसके कान के पास से एक ठंडी और कर्कश आवाज आई। उसने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण किया और यूचे की ओर देखा।
उसे गंभीरता से आकार देने के बाद उसने ध्यान से प्रोफाउंड फ्लेम ड्रैगन कोर को नीचे रखा। उनके चेहरे से एक सम्मानजनक मुद्रा भी प्रकट हुई। यह सम्मानित अतिथि, मुझे नहीं पता कि क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। जब वह ऊपर से नीचे आया तो उसने युनचे पर नजर डाली और पाया कि उसका एक ज़ॉम्बी जैसा चेहरा था। अपने दिल में उसने तिरस्कारपूर्वक सूंघा, क्योंकि न्यू मून सिटी में किसी ने भी उसके ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब पू हे को लगा कि युनचे की मुद्रा इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जो स्काई प्रोफाउंड ड्रैगन कोर निकाल सकता है, वह किस तरह का अस्तित्व था। उसे एक छोटे से शहर के ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आमने सामने देने की क्या जरूरत होगी। अभी अभी जब उसने गंभीरता से इस मध्यम आयु वर्ग के आदमी का आकार लिया तो वह अपने दिल में और भी चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस व्यक्ति की आंखें वास्तव में बहुत गहरी और तेज थीं, इतनी गहरी कि वह इसके एक छोटे से हिस्से को भी देखने में पूरी तरह से असमर्थ था, और इस हद तक तेज थी कि उसके बारे में सब कुछ उसके सामने छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। युनचे की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, उनकी निगाहें और आवाज अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। आपके ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाम पूछने के इस नियम के साथ कारोबार कब किया? उस पल में पूहे को अचानक मारने के इरादे का संकेत महसूस हुआ। हालांकि यह केवल एक बहुत ही कम पल के लिए था, इसने पूहे के शरीर पर सभी रोंगटे खड़े कर दिए। इस जीवन में उसने बहुत से लोगों को मारा था और लगभग बहुत से लोगों द्वारा मारा भी गया था, इसलिए वह हत्या के इरादे जैसी चीजों से बहुत परिचित था और बहुत संवेदनशील भी था। हालांकि अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी इस तरह के भयानक हत्या के इरादे को महसूस नहीं किया था। वह कल्पना करने में असमर्थ था हत्या के इरादे के इतने भयावह स्तर के लिए कितने लोगों को मारना पड़ा। 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, या शायद 1,00,000 लोग जो भूतों और देवताओं को भी हैरान कर सकते हैं। शायद पौराणिक पार्गेट्री असुर की हत्या का इरादा केवल इतना ही था। पूहे का दिल पूरी तरह से उसके गले में था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से टपक रही थी। इन सभी वर्षों में जब वह न्यू मून सिटी में था, यह पहली बार था जब वह ठंडे पसीने में बह गया था। एक पीला और बर्फ जैसा ठंडा रंग वाला एक व्यक्ति, एक भयानक हत्या का इरादा रखने वाला और बिना पलक झपकाए एक सम्राट गहरा कोर बाहर निकालने में सक्षम। यह व्यक्ति किस तरह के दायरे में था? इस तरह की हत्या के इरादे से शायद उसके लिए लोगों को मारना खाना खाने जितना आसान होगा, अगर उनमें से एक ने भी उसे दुखी किया। यहाँ तक सोचते हुए पूही वापस ठंडे पसीने में भीग गया था। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। नहीं, इस पू का निश्चित रूप से यह मतलब नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति जो एक सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट या यहाँ तक एक सम्राट प्रोफाउंड ट्रू ड्रैगन को भी मार सकता है, वह एक है अद्वितीय विशेषज्ञ जिसकी ओर लोग देखते हैं। इस पू का दिल एक पल के लिए प्रशंसा से भर गया, इसलिए उसने जुबान फिसल दी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह डरावना व्यक्ति किस तरह के दायरे में है, लेकिन भले ही उसे 100 हिम्मत दी जाए, फिर भी वह युनचे के जुआनली स्तर की जांच करने की हिम्मत नहीं करेगा। युनचे ने ठंडी सांस ली। हत्या का इरादा बिना किसी निशान के गायब हो गया और पूहे ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने सावधानी से पूछा, सम्राट गहरा कोर अतुलनीय रूप से कीमती है। न्यू मून सिटी का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में 100 वर्षों में एक भी खोजना मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि सम्मानित अतिथि ऐसा खजाना क्यों बेचना चाहेंगे। यह मेरे लिए बेकार है, युनचे ने भावहीन होकर कहा। उसके लिए बेकार? उसका दिल फिर से धड़क उठा। एक सम्राट प्रोफाउंड कोर का तिरस्कार करने के लिए यह व्यक्ति किस तरह के दायरे में था? वह फूट फूट कर हंसा। आदरणीय अतिथि, यह वास्तव में इस सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को रखना चाहता है, लेकिन मैं इसे सम्मानित अतिथि से छिपाने की हिम्मत नहीं करता। यह सम्राट गहरा ड्रैगन कोर वास्तव में बहुत कीमती है और इसका मूल्य बस अथाह है। यहाँ तक अगर यह पूरी ब्लैक मून शाखा को सम्मानित अतिथि के लिए गिरवी रख दे तो यह सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर के 5वें हिस्से के लायक भी नहीं होगा। हालांकि यदि सम्मानित ग्राहक वास्तव में इसे बेचना चाहता है तो आप ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में हमारे ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शाखा में जाकर देख सकते हैं। वे निश्चित रूप से आपको संतोषजनक कीमत देंगे। बोलते हुए पूहे ने ध्यान से सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को उठाया और उसे युनचे के सामने रख दिया। युनचे ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के चुपचाप गहरे कोर को वापस ले लिया। वह तुरंत नहीं गया, लेकिन अचानक से पूछा, सिकोंद हान कौन है? इस सवाल ने पूहे को चौंका दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सावधानी से कहा, इस न्यू मून सिटी में यह पू केवल सिकोंद हान नाम के एक व्यक्ति को जानता है। वह इंपीरियल परिवार द्वारा स्थापित न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के प्रोफाउंड विभाग का महान बुजुर्ग है। वह विनम्र और ईमानदार है और न्यू मून सिटी में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। क्या सम्मानित ग्राहक का सिकोंद हान के साथ कुछ संबंध है? उद्धरण चिन्ह। युनचे ने केवल ठंडी सूंघी। उसने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। वह तुरंत घूमा और जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय मौली की आवाज अचानक उसके दिमाग में सुनाई दी, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। यह राजकुमारी लाल पोशाक चाहती है, इसे खरीदो, इसे खरीदो, इसे खरीदो। युनचे के कदम थम गए। वह केवल घूम सकता था और उस दिशा को देख सकता था जिस दिशा में मौली इशारा कर रहे थे। विशाल शेल्फ के ऊपर बाईं ओर उसने एक चमकदार लाल पोशाक देखी। पोशाक छोटी और उत्तम थी और स्पष्ट रूप से एक युवा लड़की के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार उसने उस ओर इशारा किया और अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं।
उस लड़की की पोशाक, अपनी कीमत बताओ। यूनचे को अचानक मुड़कर पीछे मुड़ता देख पू वह डर के मारे उछल पड़ा। उसने झट से उस ड्रेस को देखा और कहा, आदरणीय ग्राहक, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन यह स्मोकी रेड फेरी ड्रेस 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बनाई गई है। ये छोटा और उत्तम है, और हो सकता है आपकी पत्नी के लिए उपयुक्त न हो। यूचे ने चुपके से अपनी आंखें मूंद ली और ठंडेपन से कहा, बेटी मोली। पू वह अचानक समझ गया और जल्दी से बोला, यह स्मोकी रेड फेरी ड्रेस बेहतरीन स्काई सिल्क शिफॉन से बनी है। केवल इसका डिजाइन उत्तम है, बल्कि इसमें कुल 81 स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल लटकन भी हैं। इसकी चमक न केवल लुभावनी है, यह शरीर को बुराई से भी बचाती है और त्वचा को गर्माहट देती है। पूरे न्यू मून सिटी में इनमें से केवल एक ही है, इसलिए कीमत थोड़ी अधिक महंगी है। इसकी कीमत 500 बैंगनी गहरे सिक्के हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भले ही यूनचे सतह पर अतुलनीय रूप से शांत दिख रहा था, दसियों हजार श्राप पहले से ही उसके दिल में सरपट दौड़ रहे थे। बेशक यूचे लाल रक्त क्रिस्टल के बारे में जानता था। वह न केवल उज्ज्वल था, बल्कि पंख के समान हल्का भी था। इसे शरीर पर धारण करने से व्यक्ति के रक्त को गर्म करने और बुराई को दूर करने का प्रभाव पड़ता था। लेकिन इस पोशाक पर लटकने वाले लाल रंग के लटकन वास्तव में लाल रक्त क्रिस्टल के थे। कुल 81, और इस पोशाक की कीमत वास्तव में 500 बैंगनी गहरे सिक्कों जितनी अधिक थी। मूल रूप से अपने हाथों में 300 बैंगनी गहरे सिक्कों के साथ यूचे, जो रातों रात अमीर बन गया था, ने सोचा कि वह इसे अपने दिल की सामग्री के लिए खर्च कर सकता है। किसे पता था कि वो लड़की के कपड़े भी नहीं खरीद सकता। यह शापित ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड वे किस तरह की चीजें बेच रहे थे। न्यू मून सिटी आने से पहले उसने मोली से कई बार वादा किया था कि वह उसके लिए सबसे सुंदर कपड़े खरीदेगा, लेकिन सबसे पहले उसे जो पसंद आया वह था। मानो वह यूनचे की दुर्दशा देख सकता था। पूहे ने संकोच भी नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्मोकी रेड फेरी ड्रेस को चूसा। फिर उसने उसे यूचे के सामने रखा और हंसते हुए कहा, सम्मानित ग्राहक, सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर के साथ आया। आप इस पू के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन इस पू के छोटे स्टोर के वित्तीय संसाधन वास्तव में बहुत कम हैं। सम्मानित ग्राहक के लिए कृपया इस स्मोकी रेड फेरी ड्रेस को माफी उपहार के रूप में स्वीकार करें। यह भी माना जा सकता है। पू उसने मुंह में लार निगल ली। उसकी आवाज सतर्क हो गई। हम संयोग से मिले, चलो दोस्त बनाते हैं। 500 बैंगनी गहरे सिक्के। उनके जैसे ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक छोटी सी शाखा के लिए भी यह कोई छोटी रकम नहीं थी। लेकिन अगर वे इस बड़े शॉट का पक्ष जीत सकते हैं और एक छोटे से पक्ष में खींच सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से 1 लाख गुना अधिक होगा। यूनचे ने कुछ देर चुप रहने का नाटक किया। फिर उसने स्मोकी रेड फेरी ड्रेस उठाई, घूमा और धीरे धीरे चला गया। गुजरते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह एहसान, मैं इसे याद रखूंगा। यूनचे को अपनी दृष्टि से गायब देखकर पूहे ने राहत की लंबी सांस ली। उसने अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछने के लिए अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया। दुकान सहायक, जो किनारे पर खड़ा था, बाधित करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अंत में चला गया और फुसफुसाया, एल्डपू, न्यू मून सिटी में ऐसा व्यक्ति कब आया? उसने वास्तव में एक एम्परर प्रोफाउंड कोर निकाला। यह जब मुझे पता चला कि गहरा कोर सम्राट गहरा रैंक का था, तो मेरा दिल डर से लगभग रुक गया। यदि न्यू मून सिटी में एक सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर के प्रकट होने की खबर फैलती, संपूर्ण न्यू मून सिटी, नहीं 1000 मील के दायरे के सभी विशेषज्ञ यहाँ आएंगे। क्या उस समय न्यू मून सिटी नहीं होगी? इस बिंदु तक बोलते हुए टेलर चौंक गया। क्या आप बेवकूफ हैं? पूहे ने उसकी ओर देखा। वह व्यक्ति न्यू मून सिटी का कोई कैसे हो सकता है? अगर न्यू मून सिटी में ऐसा कोई व्यक्ति था, तो हम कैसे नहीं जान सकते थे? इसके अलावा उसने लापरवाही से एक सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर निकाल लिया और यहाँ तक उसे बेचना भी चाहता था। जाहिर है उन्होंने सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को गंभीरता से नहीं लिया। इस व्यक्ति का जुआनली क्षेत्र शायद पहले ही हमारी समझ के दायरे को पार कर चुका है। इस तरह का व्यक्ति, क्या वह अपने सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को लेकर दूसरों से डरेगा? उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब वह अंदर आया तो मैंने उसकी जुआनली की जांच की और ऐसा लगा कि वह नवजात गहन दायरे के पहले स्तर पर ही था। इसलिए मैंने कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। पू उसने अपना कंधा थपथपाया और ईमानदारी से कहा, एक व्यक्ति जो एक सम्राट गहरे जानवर को मार सकता है, आप संभवतः उसके जुआनली स्तर की जांच कैसे कर सकते हैं? अपने स्तर पर वह अक्सर अपनी जुआनली आभा को नियंत्रित कर सकता है। नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर का उल्लेख नहीं करना, प्राथमिक गहन क्षेत्र का पहला स्तर भी अजीब नहीं होगा। भविष्य में यदि आप किसी निम्न स्तर के जुबानली ग्राहकों से मिलते हैं, विशेष रूप से पुराने वाले, तो आपको बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए। वे शीर्ष विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जो उस दायरे तक पहुंच चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, दुकान के सहायक ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर फायर स्पिरिट की गोलियों वाला काला लकड़ी का डिब्बा निकाला। यह सही है एल्डपू। इससे पहले कि वह गहरा कोर निकालता, उसने फायर स्पिरिट की 3 गोलियां भी गिरवी रखी, और ये 3 फायर स्पिरिट गोलियां हैं, सभी उत्तम गुणवत्ता। क्या? एल्डपू गया और जल्दी से 3 फायर स्पिरिट पिल्स अपने हाथ में ले लिया। एक पल के बाद उसकी आवाज कांप उठी। आकस्मिक रूप से उत्तम गुणवत्ता की गोलियां निकालते हुए केवल शीर्ष संप्रदाय के शीर्ष की में अगर ही ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, वह व्यक्ति अभी वो सबसे अधिक संभावना अभयारण्य या महासागर मंदिर से आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी भयानक जानलेवा आभा थी। उद्धरण चिन्ह।
उस जानलेवा आभा के बारे में सोचकर जिसने उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े कर दिए थे, वह फिर से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। अपने दिल में वह इस बात से खुश था कि उसने अभी अभी कुछ भी असभ्य नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि उसने एक छोटे से एहसान को सफलतापूर्वक बेच दिया है। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकलने के बाद युनचे एक सुनसान कोने में काफी दूर तक चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपने चेहरे से वेश हटाया और बिना किसी हड़बड़ी के दूसरी दिशा से निकल गया। उसके दिमाग में मोली की गुस्से वाली आवाज लगातार गूंज रही थी। आपने वास्तव में कहा था कि यह राजकुमारी आपकी बेटी है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इसे अपने स्वामी के लिए खरीदा है ना? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं चलेगा हम्फ, इसे भूल जाओ। यह पोशाक खराब नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। यदि तुमने इस राजकुमारी को फिर से अपवित्र करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। 500 बैंगनी गहरे सिक्कों के लायक एक पोशाक मैंने 2 जन्मों में जो कपड़े पहने हैं उनकी तुलना तुम्हारी इस पोशाक से भी नहीं की जा सकती। यूनचे ने घृणा से कहा। इस राजकुमारी ने आपको नई गहरी नसें दी और यहाँ तक आपकी स्वामी भी बन गई। आज मैंने बदले में केवल 500 बैंगनी गहरे सिक्के मांगे और आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं। यूनचे अवाक थे। आप अभी बहुत बोल्ड थे। आपने वास्तव में सीधे उन्हें प्रोफाउंड कोर सौंप दिया था। क्या आपको डर नहीं है कि वे आपको मार देंगे और आपको लूट लेंगे? यह राजकुमारी जुआनली को छू भी नहीं सकती। अगर उनके पास वास्तव में कोई विचार है तो न केवल गहरा कोर चला जाएगा, हम भी मर जाएंगे। मोली ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, यह विपरीत है। यूनचे ने हंसते हुए कहा। जितना अधिक मैं लापरवाही से उन्हें गहन कोर सौंपता हूं उतना ही कम वे किसी भी कुटिल विचार रखने की हिम्मत करेंगे। भले ही उन्हें मेरी जुआनली के बारे में पता चल जाए फिर भी वे हिम्मत नहीं करेंगे और इसके बजाय बेहद सावधान रहेंगे। वे इसे फैलाएंगे या नहीं यह उनका अपना मामला है। इसके विपरीत इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आज इस राजकुमारी ने आखिरकार अपनी आंखों से देखा है जिसे झांसा कहते हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास सबसे अधिक संसाधन हैं और जो वास्तव में अच्छी चीजें हैं वे उन्हें उन बड़े संप्रदायों को उच्च कीमत पर बेच देंगे। मेरे जैसे लोगों के लिए मेरा अनुमान है कि भले ही मेरे पास पैसा हो मैं उन्हें नहीं खरीद पाऊंगा। इसलिए मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जो उनकी आंखों में पर्याप्त वजन रखे। किसी भी मामले में इस सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर के साथ भेस के साथ मिलकर इसे प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह भविष्य में ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सामना करते समय यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। ओहो, पहले भविष्य के बारे में बात न करें। क्या यह अभी काम नहीं करता? ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी लोग अहंकारी हैं। अगर मैं उन्हें नहीं डराता तो क्या वे मुझे यह परिअवशेष पोशाक देने की पहल करेंगे? ओह ठीक है, नेदरवर्ल्ड उदुम्ब्रा फूल और यहाँ तक पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल जिसकी आपको आवश्यकता है ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने की सबसे अधिक संभावना है। उद्धरण चिन्ह। मोली थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और अचानक पूछा। अभी अभी ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वह जानलेवा आभा क्या थी जो आपसे आई थी? उस पल में उस जानलेवा आभा की तीव्रता ने मोली को भी गहरा सदमा दिया। वह एक प्रकार की जानलेवा आभा थी जो लगभग भौतिक हो गई थी, पूरी तरह से उस जानलेवा आभा से कम नहीं थी जब वह एक हिंसक स्थिति में थी। और इस तरह की जानलेवा आभा को विकसित नहीं किया जा सकता था, न ही इसे किसी भी तरह से जाली बनाया जा सकता था। यह अनगिनत जीवों की जान लेने की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जा सकता है। और एक जानलेवा आभा के लिए उस डिग्री तक ठंडा और हड्डी भेदी होने के लिए कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों को मारना पड़ा, या लाखों लोगों को भी। ब्लैक मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वास्तव में क्या बनाया गया था? पूहे, जिसके पास अर्थ प्रोफाउंड रियल्म की ताकत थी, इतना भयभीत था कि उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वह जानलेवा आभा का क्षण था। अन्यथा पू के पास अनगिनत लोगों का सामना करने का अनुभव और उसकी पैनी दृष्टि थी। यह निश्चित नहीं था कि वह यूनचे के प्रति शंकालु नहीं होगा। यूनचे के कदम एक पल के लिए रुक गए और फिर उन्होंने उदासी के साथ कहा, अगर मैं यह कहूं तो आप निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम वास्तव में एक ही तरह के लोग हैं। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। इंपीरियल कैपिटल ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के अलावा ब्लू विंड इंपीरियल परिवार ने 72 शहरों में कुल 72 इंपीरियल प्रोफाउंड पैलेस स्थापित किए थे और न्यू मून सिटी उनमें से एक था। इसके अलावा सभी इंपीरियल प्रोफाउंड महलों में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की ताकत भी सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि महल में प्रवेश करने की दहलीज को ऊंचा नहीं माना जाता था, कम से कम यह उन प्रसिद्ध मध्य स्तरीय संप्रदायों की तुलना में बहुत कम था। ऐसे अनगिनत लोग थे जो हर साल गहन खेती करने आते थे। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रोफाउंड पैलेस, मेडिसिन पैलेस, लिटरेचर पैलेस, जिथर पैलेस, पेंटिंग पैलेस इत्यादि शामिल थे। उनमें से प्रोफाउंड पैलेस स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा था। सिकोंदहान, जिसे जियोली ने यूनचे को खोजने के लिए कहा था, वह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के प्रोफाउंड पैलेस का प्रमुख बुजुर्ग था। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में उनकी स्थिति उत्कृष्ट थी, जो 3 पैलेस प्रमुखों के बाद दूसरे स्थान पर थी। हालांकि जियोली को भी न्यू मून सिटी में सिकोंदहान की पहचान के बारे में नहीं पता था। यूं ही कुछ लोगों से पूछने के बाद यूचे ने जल्दी से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का स्थान ढूंढ लिया। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था कि प्रवेश करे या न करे, अचानक उसकी बाईं ओर से एक अतिशयोक्तिपूर्ण आवाज आई, दीदी, दीदी, जीजा जी। इस आवाज ने यूनचे को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया।
वह पीछे मुड़ा और अपने सामने लंबे आदमी को घूरता रहा। आह नहीं, यह एक युवा था, लेकिन उसकी काया को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह केवल 15 वर्ष का युवक था। वह कम से कम 2 या 3 मीटर लंबा था और उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह वहां खड़ा एक छोटा सा पहाड़ जैसा लग रहा था। युवानबा, तुम यहाँ क्यों हो? युनचे ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। यह आश्चर्यजनक रूप से लंबा युवा वास्तव में जिया किंग्यू का छोटा भाई था और युवा होने के बाद से उसका एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त भी था जिया युवानबा। जीजाजी, यह वास्तव में आप हैं? युनचे का चेहरा देखकर जिया युवानबा की आवाज और भी तेज हो गई और वह आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह दौड़ा, जमीन कांपने लगी। जिया युवानबा की मुद्रा को देखते हुए वह शायद उसे भालू को गले भी लगा सकता है। युनचे खुद को महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। अगर उसे इस तरह गले लगाया जाता तो एक फ्रैक्चर भी उसकी चोटों से कम नहीं होता। स्टॉप 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 स्टॉप! युनचे ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और उत्साहित जिया युवानबा को रोक दिया जो उसे गले लगाने वाली थी। उसने उसे ऊपर नीचे देखा और फिर से पूछा, युवानबा, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे जीजाजी से पूछना चाहिए। जिया युवानबा इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। आधे साल पहले मैंने सुना कि आपको परिवार से बाहर कर दिया गया था। मैंने कई दिनों तक आपकी तलाश की, लेकिन मैं आपको नहीं ढूंढ पाए। भाई, यह बहुत अच्छा है कि आप ठीक है। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है और मैं पूरे आधे साल तक ठीक से सो नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। जिया युवानबा का आश्चर्य और चिंता पूरी तरह से दिल से निकली थी। इस दुनिया में जियो लाए और जियो लिंगजी के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उसकी परवाह करता था वह जिया युवानबा था, जिसके साथ वह तब से खेला करता था जब वह छोटा था। युनचे द्रवित हो गया और उसकी मजबूत भुजा को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। चिंता मत करो, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरे साथ कुछ कैसे हो सकता है? जियो कबीले से बाहर निकाला जाना वास्तव में एक अच्छी बात थी। बाहरी दुनिया फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक थी, जिसमें हम 10 साल से अधिक समय तक रहे थे। पिछले 6 महीनों से मैं फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से पश्चिम की ओर चल रहा हूँ और आज ही मैं न्यू मून सिटी पहुंचा। तुम यहाँ हो, क्या ऐसा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। युनचे ने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बड़े और आकर्षक साइन बोर्ड पर एक नजर डाली। हे, जीजाजी वास्तव में स्मार्ट हैं। मैं इस समय न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में हूँ। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बारे में बात करते हुए जिया युवानबा के चेहरे पर थोड़ा सा गर्व प्रकट हुआ। मैं यहाँ आधा साल पहले आया था और यहाँ तक प्रोफाउंड पैलेस की कक्षा 1 में प्रवेश किया था। क्लास 1, क्या इस क्लास में आना मुश्किल है? जिया युवानबा के लहजे से यह क्लास 1 बहुत शक्तिशाली लग रहा था। बिल्कुल, जिया युवानबा ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, क्लास 1 की देखरेख डीप डिपार्टमेंट के महान बुजुर्ग द्वारा की जाती है और क्लास 1 में प्रवेश करने की आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं। या तो आपके पास पर्याप्त प्रतिभा होनी चाहिए या हे आपके पास पर्याप्त कनेक्शन होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युनचे को याद आया कि आधा साल पहले जिया युवानबा एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 4थे स्तर पर थी। इस उम्र में इस स्तर को केवल औसत माना जा सकता है और इसका पर्याप्त प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। फिर यह केवल बाद वाला हो सकता है। युनचे ने संदेह से भरे चेहरे से पूछा, आपका परिवार और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस संबंधित हैं? जिया युवानबा थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराए और कहा, ओह, वास्तव में जब मेरे दादाजी छोटे थे तो वे अक्सर न्यू मून सिटी आते थे और न्यू मून सिटी में एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलते थे। बाद में मेरे दादाजी के दोस्त न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के वाइस पैलेस प्रमुखों में से एक बन गए। इसलिए मुझे परीक्षा पास नहीं करनी पड़ी और सीधे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया और यहाँ तक कक्षा 1 में भी प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जीजाजी, क्या आप हमेशा अकेले रहते हैं? क्या आपको न्यू मून सिटी में रहने के लिए जगह मिली है? आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जिया युवानबा ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। उनकी चिंता उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। वे युनचे से बहुत परिचित थे, उनकी काया औसत थी और उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को कभी नहीं छोड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी गहरी नसें अपंग हो गई थीं और उसमें अपनी रक्षा करने की क्षमता भी नहीं थी। उसके लिए चिंता न करना कठिन था। द ग्रेट एल्डर जिसने व्यक्तिगत रूप से कक्षा 1 की देखरेख की, क्या उसे सिकोंड हान कहा जाता है? युनचे ने जिया युवानबा के सवाल का जवाब नहीं दिया और पूछने के लिए अपना सिर उठाया। उसका कद छोटा नहीं माना जाता था, लेकिन जिया युवानबा के सामने खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे वह लिलिपुटियंस के साम्राज्य से बाहर चला गया हो। यह सही है। यह एल्डर सिकोंड है। जीजाजी, क्या आप अभी न्यू मून सिटी में नहीं पहुंचे? आप एल्डर सिकोंड को कैसे जानते हैं? जिया युवानबा ने अपना सिर रगड़ते हुए पूछा। उनका और मेरे दादाजी का इतिहास था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी छोड़ने से पहले मेरे दादाजी ने मुझे उन्हें खोजने के लिए कहा था, युनचे ने कहा। युनचे के शब्दों को सुनकर जिया युवानबा की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा है। न्यू मून सिटी में एल्डर सिकोंड की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है और वह लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगर वह और दादाजी जियो परिचित हैं तो शायद वह आपके रहने के लिए जगह की व्यवस्था कर सकते हैं। ओह, अगर वह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में जगह की व्यवस्था कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। युनचे मुस्कुराया, फिर मुझे उसके पास ले आओ।
दरअसल युनचे की न्यू मून सिटी में लंबे समय तक रहने की योजना नहीं थी। आकाश के नीचे ऐसे स्थान थे जहां वह हर जगह अनुभव प्राप्त कर सकता था। हालांकि वह अपने दादा के श्रमसाध्य प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसे सिकोंद से कोई अवसर मिल सकता है। ओह ठीक है, जिया युवानबा ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक रुक गई और उसने अपना कान खुजलाया। हालांकि ऐसा लगता है कि हम आज उनसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आज नए पैलेस प्रमुख का उद्घाटन है। एक बधाई भोज होगा शाम के समय। मैंने सुना है कि न्यू मून सिटी में सभी प्रसिद्ध संप्रदाय की ताकतें आएंगी, इसलिए एल्डर सिकोन को तैयारी में व्यस्त होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो चलो उसकी जगह पर चलते हैं। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम उससे मिल सकें, लेकिन अगर नहीं तो हम कल तक इंतजार करेंगे। ओह ठीक है। उस समय जिया युवानबा युनचे को ले आई और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल दी। मुख्य द्वार पर दोनों को रोक दिया गया। दरवाजे की रखवाली कर रहे युवक ने युनचे के सामने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जो लोग महल के शिष्य नहीं हैं उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जिया युवानबा ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाईजान, वह मेरे साले हैं, उन्हें एल्डर सिकोन के साथ कुछ चर्चा करनी है। जिस व्यक्ति को जिया युवानबा द्वारा वरिष्ठ भाईजान कहा जाता था, उसकी गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति थी और गंभीरता से कहा, आमतौर पर पैलेस के शिष्यों को एक व्यक्ति को अंदर लाने की अनुमति है, लेकिन आज नहीं। शाम नए पैलेस प्रमुख के लिए बधाई भोज है और सभी बुजुर्ग व्यस्त हैं, इसलिए मेहमानों से मिलना उनके लिए असुविधाजनक है। कुछ हो तो कल आना। उद्धरण चिन्ह। यह जिया युवानबा केवल बेबसी से युनचे को देख सकती थी। युनचे ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपने दादाजी द्वारा दी गई लकड़ी की गोली निकाली और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह लकड़ी की गोली, क्या मैं अंदर जा सकता हूं और अभी एल्डर सिकोन को देख सकता हूं। सीनियर ब्रदर जान की नजर लापरवाही से लकड़ी की गोली पर पड़ी। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी नजर अचानक पीछे हट गई और भौहें चढ़ाकर कहा, यह एल्डर सिकोन की 7 प्रोफाउंड टैबलेट है। ओह, आपको इसे पहले निकाल लेना चाहिए था, कृपया अंदर आ जाए। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, एक कदम पीछे हट गया और युनचे और जिया युवानबा को अंदर आने का इशारा किया। युनचे ने केवल यूं ही कोशिश की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में सफल होगा। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में चलने के बाद जिया युवानबा ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, जीजा जी, आपको एल्डर सिकोन की 7 प्रोफाउंड टैबलेट कैसे मिली? यह टैबलेट केवल प्रत्येक बुजुर्ग के सबसे करीबी 7 लोगों को दी जाती है। इस टैबलेट के साथ भले ही आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सदस्य हों, आप किसी भी समय न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह टैबलेट मेरे दादाजी को उस समय सिकोंद खान द्वारा दिया गया था। शायद यह मेरे दादाजी के लिए उन्हें खोजने के लिए न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस जाना सुविधाजनक बनाने के लिए था। युनचे ने समझाया। उसने अपने दिल में सोचा, सिकोंद खान ने वास्तव में दादाजी को ऐसी एक गोली दी थी। ऐसा लगता है जैसे दादाजी ने उन्हें वापस दिया था, वह सिर्फ एक छोटा नहीं था। तुरंत जिया युवानबा युनचे को ले आई और सीधे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एल्डर हॉल की दिशा में चल दी। रास्ते में उन्होंने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस और इस आधे साल में अपने अनुभवों को युनचे से परिचित कराया। इस समय युनचे के दिमाग में अचानक मोली की कुछ अजीब आवाज सुनाई दी, यह व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है? यह सही है, क्या कोई समस्या है? मोली के बारे में वास्तव में जिया युवानबा के बारे में पूछने पर युनचे अपने दिल में आश्चर्य महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी क्या उम्र है? 15.5, 35.5। मोली ने एक पल के लिए विचार किया और फिर धीमी आवाज में कहा, यह व्यक्ति वास्तव में बाहुआंग दिव्य शिराओं से युक्त है। बाहुआंग, डिवाइन वेन्स। युनचे के कदम एक पल के लिए रुक गए और उसने बाहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी गहरी नसें बहुत खास हैं। उसकी नसों का शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुने से अधिक चौड़ा है और यहाँ तक संरचना भी बहुत अलग है। इस प्रकार की गहरी शिराओं का एक नाम बाहुआंग डिवाइन वेन्स है। परमात्मा में भी हम संक्षेप में यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार की गहरी नसें हैं। यदि यह उस स्थान पर होता जहां मैं पैदा हुआ था, तो इस प्रकार की गहरी शिराओं वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक क्षेत्र पर हावी होगा और एक अद्वितीय सम्राट बन जाएगा। लेकिन इस तरह की जगह में दिखाई देना, यह वास्तव में एक व्यर्थ नस है। उसके शरीर के अत्यधिक लंबे होने का कारण उसकी बाहुआंग दिव्य शिराएं हैं। इस नस के साथ प्राथमिक गहन दायरे में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बार जब आप गहरे दायरे में कदम रखते हैं और जुआनली परिपक्व हो जाते हैं, तो हर बार जब आप एक स्तर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक सामान्य व्यक्ति के प्रयास से कम 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और अपने शेष जीवन के लिए आप केवल नवजात गहन क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होंगे और कभी भी सच्चे गहन दायरे से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। युनचे, जीजाजी, हम आ गए हैं। जब युनचे पूछना जारी रखने वाला था, तो जिया युवानबा ने उसे पहले ही एक एल्डर हॉल के सामने खड़े होने के लिए खींच लिया था। मैं देखने जाऊंगा कि क्या एल्डर सिकोंग यहाँ है। जैसे ही जिया युवानबा आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने वाली थी, वह अचानक अपने आप खुल गया। गहरे रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति, जो अपने 40वें या 50वें वर्ष का लग रहा था, बाहर चला गया। उसे देखकर जिया युवानबा जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। एल्डर सिकोंग, तो आप यहाँ हैं। यह बहुत अच्छा है। यह व्यक्ति सिकोंग खान था जिसकी तलाश युनचे इस समय कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र युनचे की कल्पना से थोड़ी छोटी लग रही थी।
जिया युवानबा को देखकर वह गर्मजोशी से मुस्कुराया। ओह युवानबा, क्या बात है, यह मेरा जीजा है, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। जिया युवानबा ने अपने शरीर को हिलाया, जिससे सिकोंधान को यूचे को देखने की अनुमति मिली, जो उसके विशाल शरीर द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध था। यूचे आगे बढ़े और विनम्रता से कहा, एल्डर सिकोन, इस जूनियर को ईस्टर्न फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से यूचे कहा जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर सिकोन को अभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के जियोलाई नामक एक पुराने दोस्त की याद है। जियो झूठ, तुम्हारा मतलब जियो झूठ है। इस नाम को सुनकर सिकोंधान ने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई जो यूचे की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। वह जल्दी से चला गया और दोनों हाथों से यूचे के कंधों को पकड़ लिया। वह कहाँ है? मुझे मत बताओ कि वह न्यू मून सिटी आया था। यूचे ने अपना सिर हिलाया। नहीं, दादाजी अभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हैं। दादाजी के आदेश पर मैं आपको खोजने यहाँ आया हूँ। इसके साथ यूचे ने 7 प्रोफाउंड टोकन निकाला और सिकोंधान के सामने रख दिया। सिकोंधान ने टोकन उठाया और आह भरते हुए कहा, 7 साल हो चुके हैं। इन वर्षों में मैं हमेशा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। मुझे आशा है कि इस बार मैं उस समय की उनकी कुछ दया का बदला चुका सकूंगा। उद्धरण चिन्ह।